तुम्हें ही मर जाना चाहिए, बूढ़े भूत। आकाश में एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ, जिसने एक ही झटके में उसकी हथेली की मूर्ति को तोड़ दिया। वाइल्ड ने बारबेरियन ब्लड ब्रॉन्ज बॉडी को सक्रिय कर दिया था। उसने उसके हमले को तोड़ दिया और फिर उसकी ओर एक और प्रहार किया। भ्रष्ट रक्त ग्रैंड फॉर्मेशन फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ चिल्लाया। वह अचानक एक भूत की तरह दिखने लगा जो खून के एक तालाब से बाहर निकल आया था। भूत क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल आया और उसके हाथ की एक लहर के साथ एक खून के रंग का भाला वाइल्ड की ओर चला। धमाका! वाइल्ड के एक ही वार से रक्तरंग का भाला चकनाचूर हो गया। असंभव! आप रक्त आत्मा प्रभाव से कैसे प्रभावित नहीं हो सकते? यह देखकर कि वाइल्ड की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, भ्रष्ट फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ हैरान था। उसका वह खूनी भाला सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था, इसमें एक शक्तिशाली आध्यात्मिक पहलू भी था जो किसी व्यक्ति के दिमाग को भ्रमित कर सकता था और उसे भ्रम में डाल सकता था। वे एक ऐसे रक्त सागर में गिर जाते थे जिससे वे बच नहीं सकते थे। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वाइल्ड ने वास्तव में उसके हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या भ्रष्ट रक्त ग्रैंड गठन, क्या आत्मा प्रभाव? मेरे भाई लॉन ने कहा कि चाहे मैं किसी भी दुश्मन का सामना करूं, वे सभी मेरे क्लब के एक अच्छे स्मैश से निपट सकते हैं। अगर एक स्मैश पर्याप्त नहीं है तो दो, अगर दो पर्याप्त नहीं है तो मुझे बस तब तक जारी रखना होगा जब तक वे मर नहीं जाते। देखो! वाइल्ड ने एक बार फिर उस पर अपना डंडा फेंका। भ्रष्ट विशेषज्ञ ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसने फिर से 7 रक्त भाले फेंके। लेकिन वाइल्ड रक्त आत्मा के प्रभाव से प्रतिरक्षित लग रहा था, जिससे वह इतना क्रोधित हो गया कि वह अनजाने में कांपने लगा। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों के पास स्थानिक ऊर्जा की उच्च स्तर की समझ थी। इस प्रकार वे जादुई कलाओं की पूरी शक्ति को मुक्त करने में सक्षम थे। लेकिन इस फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ ने चाहे जो भी जादुई कला का इस्तेमाल किया हो, चाहे आक्रामक हो या रक्षात्मक, वाइल्ड बस बार बार उस पर अपना डंडा पटक देता। हर बार उसकी जादुई कला के रून टूट जाते। उसी समय मेंग्क्यू, तांग वानेर, गुयांग, यूजिफेंग, ली क्यू और सॉन्ग मिंगयुआन सभी बाहर निकल आए और फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों के साथ भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। ओयांग क्यू और अन्य यह देखकर हैरान रह गए कि वे फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों से एक-एक करके बिना हारे लड़ने में सक्षम थे। मूल रूप से वे वाइल्ड से कमजोर थे, लेकिन रैंक 4 स्वर्गीय दाओ फल और 10,000 आत्मा रक्त का सेवन करने के बाद वह कमजोरी मिट गई थी। उनकी शक्ति पूरी तरह से नए स्तर पर पहुंच गई थी। ओयांग क्यू ने पूछा, क्या हमें सबसे पहले उनकी परिवहन संरचनाओं को नष्ट कर देना चाहिए और उनके सुदृढ़ीकरण को काट देना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। चूंकि हम खेल रहे हैं तो चलिए बड़ा खेलते हैं। मैं भ्रष्ट मार्ग को एक दयनीय कीमत चुकाना चाहता हूं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। जोयू ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। अभी वह धर्मी मार्ग के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि लिटिल स्नो का बदला लेने के लिए लड़ रहा था। खून का कर्ज खून से चुकाना पड़ता है। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। वैसे भी मैं सिर्फ आपके साथ जा रहा हूं। मैं पहले बाहर जाऊंगा। ओयांग क्यू ने हल्की मुस्कान दी। उसे आजादी का ऐसा एहसास हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। सिद्धार्थ इस युद्ध के मैदान का सच्चा नेता था। ओयांग क्यू को खुशी का एहसास हुआ। कई सालों में यह पहली बार था जब उसके कंधों से बोझ उतर गया था। वह तनावमुक्त और निश्चिंत महसूस कर रही थी। उसके मन में सिद्धार्थ को संप्रदाय गुरु की उपाधि देने की इच्छा थी। वास्तव में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी युवावस्था के वसंत में लौट आई है, जब उसका खून भी खौल रहा था। भ्रष्ट मार्ग से आए बच्चों, यदि तुम्हारे पास कोई हुनर है तो आओ और मुझे आजमा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुद को भूल गई थी, या शायद वह बहुत उत्साहित थी, या शायद ओयांग क्यू हमेशा से ही अपना पागलपन छुपाती रही थी। लेकिन उसने वास्तव में एक ऐसी अनुचित बात चिल्लाई जैसे वह बाहर निकल गई हो। ओयांग क्यू ने हमला किया और अपने दम पर 5 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को रोक दिया। उसकी जेड हथेली ने शक्तिशाली रून छोड़े जिससे दुनिया हिल गई। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ओयांग क्यू की जादुई कलाएं दूसरों से अलग थीं। उसे किसी हाथ की मुहर की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ की हर लहर के साथ एक रून उड़कर तलवार में बदल जाता था। सच तो यह है कि ओयांग क्यू ने जब स्थानिक पोर्टल के बाहर लड़ाई की थी, तब वह खुद को रोके हुए थी। वह लगातार सोच रही थी कि जुआंटियन दाओ संप्रदाय का चेहरा वापस जीतने के लिए उसे किस तरह की जीत की जरूरत है। उस समय उसके पास उन 2 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मारने की शक्ति थी। आखिरकार वह पहले ही अगली बाधा को छू चुकी थी। एक साधारण फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ की तुलना में वह बहुत अधिक शक्तिशाली थी।
हालांकि वह पूरी जीत चाहती थी। उसे अपने शिष्यों की भी जीत चाहिए थी, क्योंकि भ्रष्ट विशेषज्ञों का सिर्फ वध करना ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा यह धर्मी और भ्रष्ट लड़ाइयों के अलिखित नियमों के विरुद्ध होगा। बड़ी लड़ाइयों के दौरान दोनों पक्षों के विशेषज्ञ कमजोर स्तर के लोगों पर हमला नहीं कर सकते थे। एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया अराजक हो जाती है। प्रत्येक पक्ष दूसरे को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए किसी भी पक्ष के विकास का कोई रास्ता नहीं है। सेना और सेना के बीच युद्ध, सेनापति और सेनापति के बीच युद्ध, यह नियम बहुत पहले से चला आ रहा है। वरना अगर हर कोई अपने विरोधियों के बच्चों को मारने के लिए विशेषज्ञ भेजने लगे तो यह दुनिया पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो जाएगी। यही कारण था कि अगर ओयांग क्यू ने उन 2 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मार भी दिया होता तो भी यह उसके लिए जीत नहीं मानी जाती। उसे भ्रष्ट विशेषज्ञों को मारने और 2 तरफा जीत हासिल करने के लिए अपने शिष्यों की जरूरत थी। हालांकि यह सब सिद्धार्थ ने बदल दिया था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह सीधे उनके छत्ते पर हमला कर दिया और उसका लक्ष्य केवल उनके खून को नदियों में बदलना था। वह बदला लेना चाहता था। ओयांग क्यू ने सावधानी को हवा में उड़ा दिया था और सिद्धार्थ को अपनी मर्जी से काम करने की इजाजत दे दी थी। वह एक खुशमिजाज योद्धा बनकर अग्रिम पंक्ति में हमला करना चाहती थी। मठ के मुखिया ने पूछा, सिद्धार्थ, तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? सभी ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली थीं। बस देखो, या शायद युद्ध को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ फोटोग्राफिक जेड सक्रिय करो। तुम भविष्य में अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हो, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। क्या यह सचमुच ठीक है? उसने पूछा। कोई विकल्प नहीं है। यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। देखो, 2 और फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ अभी अभी ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन से आए हैं। इसका मतलब है कि हमारे दुश्मन अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र होगी। हो सकता है कि आपके पास सही दिल हो, लेकिन आपके पास ताकत नहीं है। इस लड़ाई में कोई भी आकस्मिक शॉकवेव आपको मार सकती है। ऐसी मौत का कोई मतलब नहीं है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन लगातार रोशनी कर रहा था। भ्रष्ट विशेषज्ञों के समूह लगातार दिखाई दे रहे थे और वे सभी कम से कम सी एक्सपेंशन तक पहुंच चुके थे। मठ के मुखिया ने निराशा से आह भरी। अन्य लोग भी निराश दिखे। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूं या इसलिए कि मैं तुम्हें अपमानित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि यह दुनिया कितनी बड़ी है। जहां तक हमारा सवाल है, कुछ तुच्छ लाभों के लिए हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे एक पत्ता हमें पहाड़ को अंधा कर सकता है। हम सिर्फ इतना करते हैं कि अपनी छोटी बुद्धि का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए करते हैं। इसके पीछे कोई मतलब नहीं है। हालांकि तुममें से बहुतों के पास यहां लड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत अनुभव है और तुम उस अनुभव का इस्तेमाल भविष्य में अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हो। उन्हें अपने पछतावे दूर करने दो, सिद्धार्थ ने कहा। वे सभी उसके तर्क को स्पष्ट रूप से समझ गए। इन विशेषज्ञों को लड़ते देखकर उन्हें और भी अधिक पछतावा हुआ कि उन्होंने अपना सारा समय बेकार की बातों में बर्बाद कर दिया। बस यही देखो, मुझे काम करना है। सिद्धार्थ भी हवाई लड़ाई में कूद पड़ा। यह फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों की लड़ाई थी। अधिक से अधिक भ्रष्ट विशेषज्ञ सामने आ रहे थे और सिद्धार्थ ने ली क्यू और सोंग मिंगयुआन की जगह ले ली। हवा में वे दोनों सूखी जमीन पर कूदी हुई मछलियों की तरह थे। वे पहले से ही झुकने लगे थे। जाओ, आराम करो। मेरा इशारा याद रखो। सिद्धार्थ ने अपनी दिव्य अंगूठी बुलाई और अपनी कृपाण से वार किया, जिससे फाउंडेशन फोर्जिंग के 3 विशेषज्ञ अवरुद्ध हो गए। ठीक है, ली क्यू और सॉन मिंगयुआन दोनों ने अपना पसीना पोंछा। वे वास्तव में हवा में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहे थे। सिद्धार्थ लड़ाई में शामिल हो गया था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वह बस ओयांग क्यू और अन्य लोगों के साथ लड़ते हुए टालमटोल कर रहा था। अधिकाधिक विशेषज्ञ आ रहे थे। भ्रष्ट मार्ग के फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों की संख्या अब 25 हो गई थी। यह संख्या चौंकाने वाली थी। नीचे जियांटियन विशेषज्ञों में से अधिकांश मारे गए थे। खून ने जमीन को लाल रंग दिया था और लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं। अभी जमीन पर युद्ध का मैदान केवल समुद्री विस्तार विशेषज्ञों का था। हजारों की संख्या में समुद्री विस्तार विशेषज्ञों ने ड्रैगन ब्लड लीजन को घेर लिया था। अपनी विशाल संख्या के बावजूद वे ड्रैगन ब्लड लीजन को रोकने में असमर्थ थे। प्रत्येक गुजरती सांस के साथ उनके कई विशेषज्ञ मर रहे थे। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के लिए
जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई उनका मनोबल बढ़ता गया और वे और भी ज्यादा खतरनाक होते गए। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ों का एक समूह बाघों के एक समूह को घेर रहा हो। स्थिर स्थिर दस्ते के एक नेता ने चिल्लाया। ड्रैगन ब्लड लीजन के 4 कप्तान थे, गुयांग, यूजिफेंग, ली क्यूई और सोंग मिंगयुआन। उनके नीचे दस्ते के नेता थे। हर 10 योद्धाओं के लिए एक दस्ता नेता होता था। आमतौर पर वे केवल अपने दस्तों के प्रभारी होते थे, लेकिन अब इस दस्ते के नेता के पास सभी को चेतावनी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। माफ करें, मैं बहुत ज्यादा आदी हो रहा था। मैं भूल गया, ड्रैगन ब्लड योद्धा ने माफी मांगी। उन्हें लगातार मारकाट करनी थी ताकि उनके दुश्मन बढ़ते रहें। सिद्धार्थ बड़ा खेल खेलना चाहता था और भ्रष्ट पथ को अपनी सारी शक्ति बाहर निकालने के लिए मजबूर करना चाहता था। यह भ्रष्ट पथ को एक अविस्मरणीय अनुभव देना था। उनमें से 28 पहले से ही हैं। भ्रष्ट मार्ग ने उन्हें इतनी अच्छी तरह कैसे छिपाया होगा? ओयांग क्यू ने सिद्धार्थ को एक आध्यात्मिक संदेश भेजा। वह बेहद हैरान थी। सिद्धार्थ, तुम इससे कैसे निपटने की योजना बना रहे हो? मेरी भूख बहुत बड़ी है, इसलिए हम तब तक जारी रखेंगे जब तक भ्रष्ट लोग अपनी सारी शक्ति खर्च नहीं कर देते, सिद्धार्थ ने कहा। क्या तुम आश्वस्त हो? ओयांग क्यू चौंका। क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? जुआनतियान दाओ, संप्रदाय के नेता के रूप में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ भयावह तुरुप के पत्ते नहीं हैं, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। धूर्त बदमाश, तो तुमने मुझे भी अपनी गणना में शामिल कर लिया, ओयांग क्यू ने गुस्से में कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी विशेषज्ञ आते गए, ओयांग क्यू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भ्रष्ट मार्ग पर 1 लाख से ज्यादा समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे। फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञों की संख्या अब 56 हो गई थी। सिद्धार्थ और अन्य अब खतरनाक स्थिति में थे। भ्रष्ट मार्ग में इतने सारे विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं? यह शक्ति पहले से ही धर्मी मार्ग के योग से परे है। लड़ाई देख रहे सागर विस्तार के बुजुर्ग दंग रह गए। अगर वे खुद इसे नहीं देख रहे होते तो वे कभी इस बात पर यकीन नहीं करते। भ्रष्टाचार का मार्ग इस स्तर तक कब पहुंच गया? क्या वे हमेशा अपनी ताकत छिपाते रहे? क्या वे कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे थे? यह सोचकर उन्हें ठंड का एहसास हुआ। उनमें से एक ने सोचा कि अब चले जाना चाहिए और जब तक हो सके फोटोग्राफिक जेड फैला देना चाहिए ताकि सभी को भ्रष्ट मार्ग की ताकतों का एहसास हो सके। भले ही वे सभी मर जाएं, कम से कम धर्मी मार्ग खुद को तैयार कर सकता है। बकवास, स्थानिक पोर्टल को सील कर दिया गया है। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। और भी भ्रष्ट विशेषज्ञ आ गए। 2 घंटे बाद वे आखिरकार रुक गए। अब समय आ गया है। सभी पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। कत्लेआम शुरू करो, सिद्धार्थ चिल्लाया। उसकी कृपाण चमक उठी और एक ही बार से एक फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञ मारा गया। 4 स्टार बैटल आर्मर और दिव्य अंगूठी के साथ सिद्धार्थ की शक्ति उस स्तर तक पहुंच गई जिसकी भ्रष्ट फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिद्धार्थ, जो इतनी निराशाजनक स्थिति में था, अचानक इतनी शक्ति के साथ विस्फोट हो गया। विशेषज्ञ चौंक गया और एक ही हमले में खूनी धुंध में उड़ गया। उसका खजाना आइटम भी बिखर गया। उसकी स्थानिक कलाएं सिद्धार्थ की पूरी शक्ति के सामने कोई प्रतिरोध नहीं कर सकीं। वे कागज की तरह कमजोर थीं। एक विशाल कृपाण प्रतिमा आकाश में फट गई और निर्दयतापूर्वक नीचे गिर गई। धमाका! 5 फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञ उड़ गए। इससे पहले कि वे स्थिर हो पाते, सिद्धार्थ ने हाथ की मुहरें बना ली। डबल ड्रैगन विनाश। 2 विशालकाय कुंडलित ड्रैगन बाहर निकले और विनाशकारी शक्ति छोड़ते हुए उन 5 पर आक्रमण किया। अपनी पूरी ताकत से रोकने और कई तरह की सुरक्षा व्यवस्था करने के बावजूद उनकी ताकत उन 2 ड्रैगन के सामने कुछ भी कहने लायक नहीं थी। वे 5 ड्रैगन राख में बदल गए। इस अचानक परिवर्तन ने भ्रष्ट मार्ग को स्तब्ध कर दिया। चाहे कुछ भी हो, वे खुद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करवा पा रहे थे। सिद्धार्थ अचानक एक बेजोड़ युद्ध देवता में बदल गया था, जिसने एक पल में उनके 6 फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञों को मार डाला। आखिरकार अब पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। गॉड स्लेइंग स्लैश। सिद्धार्थ अभी अभी भड़की ही थी कि यू जीफेंग की फ्लाइंग रेनबो नीचे गिर पड़ी। उसने एक ही झटके में एक फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञ को भी मार डाला। 10,000 आत्मा रक्त को अवशोषित करने के बाद उसने अपने जन्मजात दिव्य रूनों और अपने स्वयं के आत्मा रक्त को संघनित किया था। जब उसने अपने दिव्य रूनों को सक्रिय करने के लिए आत्मा रक्त का उपयोग किया तो उसकी शक्ति स्वर्ग को हिला सकती थी। उसी समय गुयांग, मेंग्क्यू, तान वानेर और अन्य सभी ने तुरंत अपनी शक्ति जारी की और उन फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञों का वध कर दिया जिनसे वे लड़ रहे थे। मैं तुम नौजवानों से नहीं हारूंगा।
मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं। अपने युवा शिष्यों को ऐसी शक्ति छोड़ते देख ओयांग क्यू ने अपने हाथों को एक साथ ताली बजाई और चिल्लाया, जुआनतियान ट्रिपल क्रांति स्लैश। एक बैंगनी रून ने एक विशाल चक्रवात का निर्माण किया। 3 उड़ते हुए ब्लेड तेजी से उसके भीतर घूमे और उसने उन 5 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मारा जिनसे वह लड़ रही थी। वे पांचों पूरी ताकत से भिड़ गए, लेकिन जैसे ही उनमें भिंत हुई उनके हाव भाव बदल गए। उनके बचाव के कारण वह चक्रवात रुक गया, लेकिन फिर एक बार फिर घूम गया। जैसे ही पहला ब्लेड अवरुद्ध हुआ, दूसरा ब्लेड उन पर गिर गया। उन्होंने एक बार फिर जल्दबाजी में उसे रोक दिया। इस बार उसका हमला और भी जोरदार था और उन पांचों को खून की उल्टी होने लगी। ऐसा लगा कि उनकी हड्डियां टूटने वाली हैं। ठीक उसी समय तीसरे ब्लेड ने हमला किया। प्रतिरोध करने में असमर्थ वे पांचों टुकड़े टुकड़े हो गए। एक ही हमले में 5 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मार डालने के बाद ओयांग क्यू के चेहरे पर हल्का गुलाबी रंग दिखाई दिया, लेकिन यह जल्दी ही गायब हो गया। सिद्धार्थ ने यह साफ देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसका यह संप्रदाय गुरु वास्तव में प्रतिस्पर्धी था। उसने निश्चित रूप से उस हमले को जारी करने के लिए कीमत चुकाई थी, लेकिन उसने उसके मुखौटे को तोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा। सभी के शक्तिशाली प्रतिशोध के तहत 10 से अधिक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ एक पल में मारे गए, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र दहल गया। भाइयों, मार डालो, धरती दफना दो। सोंग मिंगयुआन और ली क्यू ने एक ही समय पर हमला किया। जमीन टूट गई और अनगिनत धरती के ड्रैगन बाहर निकल आए। उनके 30 मीटर चौड़े मुंह ने लोगों को एक ही घूंट में निगल लिया। दर्जनों भ्रष्ट विशेषज्ञ जमीन में समा गए। उन लोगों की आभा तेजी से गायब हो गई। मार डालो, अब और रोकने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें काट डालो। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं की आभा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। वे आखिरकार अपनी पूरी शक्ति को मुक्त कर पाए। उनके चारों ओर स्वर्गीय दाव रून प्रकट हुए। स्वर्ग 3 रंग के रून। वे सभी तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी हैं। अब सभी सागर विस्तार के बुजुर्ग अचंभित थे। ड्रैगन ब्लड लीजन में अब जो स्वर्गीय दाव शक्ति फूट पड़ी थी, उसे गलत नहीं माना जा सकता था। वे बाघों से ड्रैगन बन गए थे। वे आगे बढ़े, भ्रष्ट विशेषज्ञों की जान ले ली। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं की आभा से उन्हें अचानक एक विचार आया और उन्होंने फिर से आसमान की ओर देखा। पहले हमले बहुत भयंकर थे और वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए थे, लेकिन अब उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। रैंक 4 सेलेस्टियल्स, 4 रंग के रून मेंग्क्यू और अन्य लोगों के इर्द गिर्द घूमते थे। स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे क्योंकि अनंत ऊर्जा रूनों द्वारा अवशोषित हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उन्हें अपना आशीर्वाद दे रही थी। मार डालो, पीछे मत हटो, सिद्धार्थ चिल्लाया। स्प्लिट द हेवंस के एक और प्रयोग से एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ को फिर से मार गिराया गया। यह पहले से ही 9वां फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ था जिसे उसने मारा था। जब सिद्धार्थ और अन्य लोगों ने पूरी ताकत से काम किया तो कुछ ही सांसों में 56 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों की संख्या घटकर 30 रह गई। यह सब इतना अचानक हुआ कि वे प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। धमाका! फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ की तलवार सिद्धार्थ के कंधे पर आकर गिरी। खून की धार फूट पड़ी और हड्डी दिखाई देने लगी, लेकिन सिद्धार्थ की कृपाण ने विशेषज्ञ का हाथ काट दिया था और एक लात से उसका सिर फट गया। धर्म मार्ग के बच्चों, तुम भ्रष्ट मार्ग को भड़का रहे हो। अचानक साधारण वस्त्र पहने 2 बुजुर्ग लोग परिवहन संरचना पर दिखाई दिए। उनके चेहरे झुर्रियों से ढके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तेज रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर एक हल्का खून का रंग छिपा हुआ था। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि उनकी आंखों की अपनी ही दुनिया थी। उनके भीतर असीम ऊर्जा का संचार होता था। जैसे ही वे दिखाई दिए, सभी को ऐसा लगा जैसे वे समुद्र की तलहटी में गिर गए हों। एक शक्तिशाली दबाव ने ऐसा महसूस कराया जैसे समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। आधे कदम वाले राजा ओयांग क्यू ने चौंक कर चिल्लाया। वह जानती थी कि भ्रष्ट मार्ग पर शायद आधे कदम वाले राजा का शासन हो सकता है, लेकिन उनमें से 2 का वास्तव में प्रकट होना उसे चौंका गया। आधे कदम के राजा, विशेषज्ञ जिन्होंने राजा के दायरे में आधा कदम बढ़ाया था। हालांकि वे सच्चे राजा नहीं थे, लेकिन वे पहले से ही राजा की दिव्य शक्ति को छू चुके थे। ओयांग क्यू ने भी उस बाधा को छू लिया था, लेकिन वह अभी भी उस अंतिम चरण को समझ नहीं पाई थी। इस बार मुख्य संप्रदाय की अपनी यात्रा के दौरान उसने अन्य विशेषज्ञों को दाव का उपदेश देते हुए सुना था और उसे बहुत लाभ हुआ था। वह मूल रूप से वापस लौटने और आधे कदम वाले राजा क्षेत्र पर हमला करने के बाद एकांत में जाने की योजना बना रही थी।
लेकिन जब वह वापस लौटी तो उसे पूरी तरह से अस्तव्यस्त स्थिति का सामना करना पड़ा था और उसके पास खुद को शांत करने और मार्शल डाउ को समझने पर ध्यान केंद्रित करने का समय या क्षमता नहीं थी। हालांकि वह पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन दो हाफ स्टेप किंग्स की उपस्थिति ने उसे चौंका दिया। उसे लगा कि उन्होंने वाकई बहुत बड़ा खेल खेला है। तुम गलत हो, मेरे पास तुम बेवकूफों को भड़काने का समय नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ, ज़ुयू कहाँ है? सिद्धार्थ ने दोनों बुजुर्गों को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में युद्ध की भावना भड़क रही थी। जब उसने ज़ुयू का जिक्र किया तो लिटिल स्नो की छवि उसके दिमाग में फिर से उभर आई। ऐसा लगा जैसे वह फिर से अपनी मौत का दृश्य देख सकता है। उसके दिल में दर्द की एक लहर भर गई। तुम्हें सिद्धार्थ होना चाहिए, है ना? तुम सच में मूर्ख हो जो खुद को मौत के घाट उतारने के लिए यहाँ भाग रहे हो, दो बुजुर्गों में से एक ने कहा। वह बांस के डंठल की तरह लंबा और पतला था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी, जिससे वह भूत की तरह भयावह लग रहा था। सिद्धार्थ ने अचानक अपने हाथ से इशारा किया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। गढ़ की सारी परिवहन संरचनाएं फट गईं। बॉस, यह हो गया। सॉन्ग मिंगुआन और लीक्वी दोनों सिद्धार्थ के संकेत का इंतजार कर रहे थे। यह कितना मूर्खतापूर्ण है। दोनों हाफ स्टेप किंग्स ने सिद्धार्थ से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह भी नहीं थी। तुम गलत हो, मैं कभी भी कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करता। अब जब परिवहन संरचनाएं टूट गई हैं, तो हम सभी यहाँ सीलबंद हैं। कम से कम कुछ समय तक कोई भी अंदर नहीं आएगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ सकते हैं। सिद्धार्थ ने बिना किसी डर के उन दोनों को देखा। बाकी सभी लोग रुककर सिद्धार्थ और दो आधे कदम वाले राजाओं को देखने लगे। जीवन और मृत्यु की लड़ाई। हास्यास्पद। क्या आपको लगता है कि आप हमारे साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ सकते हैं? हद दर्जे की मूर्खता, उनमें से एक ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि तुम्हारा भ्रष्ट मार्ग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, मेरी अपेक्षा से भी अधिक शक्तिशाली। लेकिन निश्चित रूप से, सिद्धार्थ ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा। ऐसा लगता है कि ज़ुयू ने यह नहीं बताया कि भ्रष्ट मार्ग पर लौटने के बाद क्या हुआ था, या शायद आप उसके जैसे गुट से नहीं हैं। किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि उसने आपको सच नहीं बताया, अन्यथा मेरी निम्न श्रेणी की रणनीति का इतना बड़ा प्रभाव नहीं होता। ऐसा लगता है कि मुझे उसे देखने के बाद उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोनों बुजुर्गों के हाव भाव थोड़े बदल गए। सिद्धार्थ के शब्द बिल्कुल सही थे। सच तो यह है कि पूर्वी बंजर भूमि का भ्रष्ट मार्ग दो खेमों में बंटा हुआ था और उनके बीच निश्चित रूप से कुछ संघर्ष थे। ज़ुयू सिर्फ संयोग से उनके गुट का हिस्सा नहीं था। जहां तक कावुतु की बात है, वह उनके गुट का हिस्सा था। यही वजह थी कि कावुतु ने ज़ुयू को निशाना बनाया था। सच तो यह है कि उन्हें खबर मिल गई थी कि सिद्धार्थ उनके गढ़ में घुस आया है। शुरू में तो उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी। आखिरकार यहां आकर वह एक जार में फंसा कछुआ बन गया था। उन्होंने अपने गढ़ के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया और उन्हें परीक्षण के तौर पर उसे मारने के लिए भेजा। वे इस तरह की लड़ाई को एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। परिणामस्वरूप सिद्धार्थ और अन्य लोग इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें और भी अधिक विशेषज्ञों को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। सच में ऐसा करना भ्रष्ट मार्ग की छिपी हुई शक्ति को उजागर करना था। हालांकि स्थानिक पोर्टल पहले से ही उनके द्वारा बंद कर दिया गया था, इसलिए सिद्धार्थ और अन्य लोग बच नहीं सकते थे। तो क्या हुआ अगर उन्होंने अपनी शक्ति को उजागर कर दिया? मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं बताते। जहां तक सिद्धार्थ का प्रश्न है, जब उसने देखा कि उसने उनकी सारी शक्ति खींच ली है, तो उसने तुरंत कत्लेआम शुरू कर दिया ताकि ये दोनों बुजुर्ग देखते न रह सकें। परिवहन संरचना के टूटने और सिद्धार्थ द्वारा अचानक ज़ुयू का जिक्र किए जाने से उनके दिलों में थोड़ी सी खराब भावना पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सिद्धार्थ की उम्मीदों के मुताबिक ही था। लेंग युयान क्यों नहीं आया? सिद्धार्थ ने पूछा। बेटे, तुम बहुत बातें करते हो। चूंकि तुम्हें बात करना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा लाश में तब्दील करने के बाद हर दिन मेरे लिए जमीन साफ करूंगा, उनमें से एक ने चिल्लाया। चूंकि वह नहीं आई है, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। सिद्धार्थ को वास्तव में राहत मिली। हालांकि उसने लेंग युयान से ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन उसकी कुछ बातों से उसे भ्रष्ट मार्ग के कुछ रहस्य पता चल गए थे। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि लेंग युयान को भ्रष्ट मार्ग के प्रति कोई भावना नहीं थी। वास्तव में सिद्धार्थ को यह महसूस हो गया था कि अंदर ही अंदर वह भ्रष्ट मार्ग से नफरत और घृणा करती थी। ठीक इसी वजह से सिद्धार्थ को लेंग युयान के साथ अपने रिश्ते की समझ नहीं थी।
अंत में वह उसे मारने का संकल्प नहीं ले पाया। इसलिए यह तथ्य कि वह नहीं आई थी उसे राहत की सांस लेने का मौका दिया। एक के बदले एक सिद्धार्थ ने ओयांग कियू की ओर देखा। क्या तुम ठीक होगे? ओयांग कियू ने चिंतित होकर पूछा। इस तरह का सवाल एक आदमी का अपमान है, सिद्धार्थ मुस्कुराया। यह देखकर कि सिद्धार्थ इस समय भी मजाक कर सकता है, ओयांग कियू का अभिमान जाग उठा। वह मुस्कुराई, उसके अंदर युद्ध की भावना जाग उठी। तो चलो शुरू करते हैं। भाइयों, असली लड़ाई शुरू हो गई है। संप्रदाय के गुरु और मैं इन दो बूढ़े भूतों को संभालेंगे। माफ करें, आपके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन नीचे वध के लिए बहुत सारे सुअर हैं। कौन ज्यादा सुअरों को मार सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके पास क्षमता है। भाइयों, आपके हथियार पहले से ही खून के लिए अधीर हो रहे हैं। आइए हम आज एक बार फिर खून से लथपथ लड़ाई लड़े, उनके खून से अपने वस्त्र रंगे। यह लड़ाई हमेशा के लिए हमारी शान रहेगी। भाइयों, मार डालो! सिद्धार्थ चिल्लाया और आधे कदम चलने वाले राजा पर हमला किया, जिससे असली लड़ाई का पर्दा खुल गया। मारना! सिद्धार्थ की दहाड़ के बाद ड्रैगन ब्लड योद्धाओं का खून जल उठा। वे पूरी ताकत से आगे बढ़े, उनके हाथों में मौजूद खजाने की वस्तुएं चमकदार रोशनी छोड़ रही थीं। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से प्रत्येक ने अपने खजाने की वस्तुओं के असली रूप को सक्रिय कर दिया। आसमान में असीम हत्या की मंशा भड़क उठी। उनमें से प्रत्येक एक हत्या करने वाले देवता की तरह लग रहा था जो कत्लेआम शुरू करने वाला था। आत्मा रक्त! यह आत्मा रक्त शक्ति है। असंभव! दोनों आधे कदम वाले राजा अविश्वास से भरकर उग्र रूप से दहाड़े। 360 ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने सभी ने आत्मा रक्त में उतार चढ़ाव जारी किया। उनके विशाल अनुभव को देखते हुए वे कैसे ध्यान नहीं दे सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। जिन जीनियस लोगों के पास स्पिरिट ब्लड था, उन सभी की पृष्ठभूमि और विरासत बहुत ही शक्तिशाली थी। स्पिरिट ब्लड एक ऐसी चीज थी जो केवल तभी प्रकट होती थी जब उनके पूर्वजों का खून पूरी तरह से सक्रिय हो जाता था। भ्रष्ट मार्ग ने एक अभूतपूर्व स्वर्ण युग में प्रवेश किया था, लेकिन उनके पास भी आत्मा के रक्त वाले शिष्य बहुत कम थे। और जो बात अविश्वसनीय थी वह यह थी कि ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से प्रत्येक के स्पिरिट ब्लड में उतार चढ़ाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उनका स्पिरिट ब्लड बहुत घना था। ऐसी बात बिल्कुल भी संभव नहीं थी। यह तथ्य कि ड्रैगन ब्लड योद्धा सभी रैंक 3 सेलेस्टियल थे, अविश्वसनीय था। लेकिन अब वे अचानक स्पिरिट ब्लड के साथ रैंक 3 सेलेस्टियल में बदल गए थे। जल्दी करो, उन सभी को मार डालो, आधे कदम चलने वाले राजा ने दहाड़ते हुए कहा। अब वह वास्तव में घबरा गया था। अगर यह जारी रहा तो उनके सभी कुलीन शिष्य मारे जाएंगे। हालांकि उनके लोग समुद्री विस्तार विशेषज्ञ भी थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर सेलेस्टियल नहीं थे और उनमें से किसी के पास स्पिरिट ब्लड नहीं था। भले ही उनके दायरे ऊंचे थे, लेकिन वे ड्रैगन ब्लड लीजन को कैसे रोक सकते थे? उन्हें सिद्धार्थ और ओयांग कियू को जल्दी से मारना था ताकि वे उन्हें रोक सकें। इस गति के अनुसार बहुत जल्द ही उनके सभी समुद्री विस्तार विशेषज्ञ मारे जाएंगे। तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए। सिद्धार्थ आधे कदम चलने वाले राजा के सामने पहुंचा, ब्लडरिंग कर नीचे गिर गया। अज्ञानी बच्चे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकतवर का सम्मान करना क्या होता है। उस आधे कदम चलने वाले राजा का सूखा हुआ हाथ आगे की ओर जोर से उछला। हालांकि यह एक साधारण हमला था, लेकिन इससे जगह टूट गई। धमाका! सिद्धार्थ की कृपाण उसकी हथेली पर आकर गिरी। उसकी दोनों भुजाएं जोर से कांप उठीं और उसकी कृपाण लगभग उसकी पकड़ से छूट गई। उसने जवाबी हमला किया। बूढ़े भूत, तुम बहुत शक्तिशाली हो। 4 सितारा युद्ध कवच और दिव्य अंगूठी को बुलाने के बाद उसे वापस उड़ाने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि आधे कदम के राजा वास्तव में शक्तिशाली थे। मरो! आधे कदम चलने वाले राजा ने दहाड़ लगाई। अपने सदमे को दबाते हुए उसने एक और हथेली बाहर निकाली। सिद्धार्थ की शक्ति से उसे चौंकने का समय नहीं मिला, क्योंकि हर गुजरती सांस के साथ भ्रष्ट मार्ग के अनगिनत कुलीनों का वध किया जा रहा था। जहां तक फाउंडेशन फोर्जिंग की बात है तो इसमें कुछ भी आशावादी नहीं था। तांग वानेर और अन्य लोगों ने भी अपने स्पिरिट ब्लड की शक्ति जारी की थी और उनका स्पिरिट ब्लड और भी भयानक था। तांग वानेर विशेष रूप से डरावनी थी, उसकी पवन ब्लेड उसके चारों ओर मौत का समुद्र बना रही थी। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। तांग वानेर और अन्य का सामना 30 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों से था, लेकिन वे इतने शक्तिशाली थे कि उनके प्रतिद्वंद्वी पतन के कगार पर थे। अभी इस युद्ध के मैदान पर भ्रष्ट मार्ग पर आशा लाने वाले केवल 2 आधे कदम के राजा थे। अगर वे जल्दी से सिद्धार्थ और ओयांग कियू को नहीं मार सकते तो उनके सभी लोग मारे जाएंगे। धमाका!
आधे कदम पर राजा की हथेली जमीन पर उतरी। हालांकि जो चीज उस पर लगी वह कृपाण नहीं थी, बल्कि हरे रंग के तराजू से ढकी एक मुट्ठी थी। दरार। आधे कदम चलने वाले राजा को पीछे धकेल दिया गया, उसकी भुजाएं टूट गईं। वह सदमे से भर गया। सिद्धार्थ ने अब एक पवित्र आभा छोड़ी और उसका शरीर पूरी तरह से हरे रंग के शल्कों से ढक गया। अच्छा काम सिद्धार्थ। ओयांग कियू पहले तो उसके लिए चिंतित थी, लेकिन यह देखकर कि उसके पास अभी भी इतना भयानक तुरुप का पत्ता है, वह निश्चिंत हो गई। हालांकि वह इस चाल को नहीं पहचान पाई, लेकिन वह सिद्धार्थ के शरीर के भीतर असीम शक्ति को महसूस कर सकती थी। ओयांग कियू, आज तुम बिना कब्र के मरोगे। दूसरे आधे कदम के राजा ने भी अब हमला किया। उसने ओयांग कियू को स्पष्ट रूप से पहचान लिया, और जैसे ही उसने हमला किया, उसने अपनी पूरी शक्ति जारी कर दी। उसके हाथों में एक हड्डी का टॉवर दिखाई दिया। यह 3 मीटर लंबा था, और यह अज्ञात था कि यह किस हड्डी से बना था। काली क्यूई इसके भीतर कुंडलित थी। जैसे ही यह प्राचीन मीनार दिखाई दी, दुनिया उदास और डरावनी हो गई, मानो इसे भूथा क्षेत्र में बदल दिया गया हो। मीनार के ऊपर 9 शैतानी सिर दिखाई दिए, और उनके मुंह खोलकर 9 काले तीर निकले। काले तीरों से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शून्य को जंग लग रहा हो। अगर उनमें से एक तीर से मारा जाए तो खजाने की चीजें भी जंग खाकर शून्य हो जाएंगी। ओयांग कियू ने एक ड्रम निकाला। पहले तो यह केवल एक हथेली के आकार का था, लेकिन जल्दी ही यह 300 मीटर तक बढ़ गया और अनंत दिव्य शक्तियां छोड़ता हुआ। ओयांग कियू के हाथ ने ड्रम पर थपथपाया तो एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। उसकी त्वचा पर अनगिनत रून चमक उठे। यह एक संरचना आरेख की तरह लग रहा था, और प्रकाश की एक चाप बाहर निकली। धमाका। प्रकाश से 9 बाण उड़ गए। हम तो आप जुआंटियाओ दाओ संप्रदाय के सुरक्षात्मक राजा आइटम स्वर्ग पकड़ने वाला ड्रम भी लाए हैं, आधे कदम के राजा ने कहा। अगर यह एक राजा आइटम नहीं था, तो यह आपके 9 भूत शोधन आत्मा टॉवर के हमले को कैसे रोक सकता है? ओयांग कियू ने ठंडे स्वर में कहा। उसने जो स्वर्ग पकड़ने वाला ड्रम निकाला था, वह जुआंटियन दाओ संप्रदाय का सुरक्षात्मक खजाना था। हालांकि वह राजा नहीं थी और उसके पास राजा की वस्तु रखने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास यह दर्जा था, और इसलिए प्रमुख संप्रदाय ने जानबूझकर उसे संप्रदाय की रक्षा करने और उसके कर्म भाग्य को नियंत्रित करने के लिए राजा की वस्तु दी थी। यही कारण था कि ओयांग कियू ने बिना किसी योजना के यहां आने की हिम्मत की। जहां तक आधे कदम के राजा की बात है, जिसका वह सामना कर रही थी, उसका अस्थि टॉवर भी एक शक्तिशाली राजा वस्तु था। उसके पास समय की कमी थी, और इसलिए उसने किसी भी परीक्षण के वार की परवाह नहीं की। उसने सीधे हमला करने के लिए अपने राजा वस्तु का इस्तेमाल किया। तो फिर मुझे देखना है कि फाउंडेशन फोर्जिंग के शिखर पर कोई व्यक्ति राजा की वस्तु की कितनी शक्ति ला सकता है, आधे कदम चलने वाले राजा ने व्यंग्य किया। उसकी हड्डी का टॉवर तेजी से घूमने लगा, और काली क्यूई उसके भीतर घूमने लगी। काली आकृतियां भूतों की तरह उसमें से निकलीं, और वे ओयांग कियू की ओर बढ़ते हुए चिल्लाने लगीं। हालांकि मैं आधा कदम का राजा नहीं हूं, फिर भी आपको रोकना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। ओयांग कियू ने बार बार अपनी हथेलियां स्वर्ग पकड़ने वाले ड्रम पर पटकीं। उसमें से लगातार प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो भूतहा छवियों को चकनाचूर कर रही थीं। हालांकि आधे कदम के राजा की हड्डी का टॉवर घूमता रहा, जिससे और भी भूत आकृतियां अंधीन धारा में उड़ती रहीं। सच में ये भूत छवियां एक बेहद भयानक आत्मा कला थीं। न केवल उनके पास एक शक्तिशाली आध्यात्मिक पहलू था, बल्कि उनमें अभिशाप ऊर्जा भी थी। अगर ओयांग कियू को मारा गया तो यह उसके लिए बहुत परेशानी भरा होगा। हालांकि राजा की वस्तु राजाओं के लिए थी। यहां तक कि आधे कदम के राजाओं को भी उनका उपयोग करना बेहद मुश्किल लगता था, और वे आध्यात्मिक युवान की एक बड़ी मात्रा को समाप्त कर देते थे। ओयांग कियू के लिए वह आधी सौतेली राजा भी नहीं थी। इसलिए भ्रष्ट बुजुर्ग जानबूझकर ओयांग कियू के आध्यात्मिक युवान को खत्म करने के लिए हमलों की बौछार कर रहा था। जबकि ओयांग कियू ने राजा वस्तुओं के साथ इस आधे कदम वाले राजा से लड़ाई की, सिद्धार्थ ने दूसरे आधे कदम वाले राजा के साथ और भी अधिक तीव्र लड़ाई लड़ने के लिए ग्रीन ड्रैगन युद्ध कवच को बुलाया था। हाफस्टेप किंग्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, और जादुई कलाओं का उपयोग वे तुरंत कर सकते थे। उन्हें हाथ की मुहरों की आवश्यकता नहीं थी, और वे उन्हें किसी भी समय जारी कर सकते थे। जादुई कलाएं उनके लिए सामान्य चालें थीं। इसके अलावा उनका हर हमला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और तेज था। जहां तक सिद्धार्थ की बात है, चाहे उसका प्रतिद्वंद्वी कोई भी हमला करे, वह आसानी से मुक्का मार देता। हर हमला एक जबरदस्त टक्कर थी। यह सिद्धार्थ का ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर का इस्तेमाल करने का दूसरा मौका था,
और इस पर उसका नियंत्रण बहुत ज्यादा परिष्कृत था। अभी उसका खून हरे ड्रैगन सार खून से पूरी तरह से बदल गया था, जिससे एक बिल्कुल नए प्रकार का खून पैदा हो गया। यह खून उसके शरीर के भीतर गड़गड़ा रहा था और उसके कुछ भी किए बिना इसने उसे मजबूत बनाने के लिए उसके 4 क्यूई समुद्रों की शक्ति को बाहर निकाला। इससे वह ऊर्जा से भर गया, जैसे कोई ज्वालामुखी लाखों वर्षों से ऊर्जा संग्रहित कर रहा हो और अब अंततः वह सारी ऊर्जा मुक्त कर रहा हो। इसके अलावा उन्होंने पाया कि प्रत्येक घूंसे के साथ ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर से अवर्णनीय ऊर्जा निकलती थी, जो उसके द्वारा मारे गए किसी भी जादुई कला को तोड़ देती थी। हालांकि ऐसा था, लेकिन सिद्धार्थ के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि हाफस्टेप किंग्स वास्तव में शक्तिशाली थे। ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर के बिना वह भारी चोट लगने से पहले उनके साथ एक भी वार नहीं कर पाता। सौभाग्य से उसके पास ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर था। अपनी मुट्ठियां लहराते हुए वह आगे बढ़ा। जहां तक आधे कदम के राजा का सवाल है, वह स्पष्ट रूप से नजदीकी सीमा की लड़ाई में माहिर नहीं था। उसकी जादुई कलाएं उससे एक अंतहीन धारा में निकल रही थीं। वे जादुई कलाएं ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मर के सामने कोई प्रभाव दिखाने में असमर्थ थीं। सिद्धार्थ की शक्ति ने उसे पूरी तरह से रोक दिया। युद्ध का मैदान अब 3 भागों में बंट गया था। ओयांग कियू और सिद्धार्थ आधे चरण के राजाओं से लड़ रहे थे। सिद्धार्थ की लड़ाई सबसे तीव्र थी, जबकि ओयांग कियू और उसकी प्रतिद्वंद्वी दोनों अपने राजा आइटम के माध्यम से एक दूसरे के आध्यात्मिक युवान को समाप्त कर रहे थे। ज्यादा अराजक लड़ाई में मेंग क्यू, तांग वानेर, यूजिफेंग, गुयांग और गुओरान शामिल थे, जो फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों से लड़ रहे थे। यह बेहद तीव्र भी था। नीचे ड्रैगन ब्लड योद्धा भ्रष्ट पथ की समुद्री विस्तार सेना के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे। सिर्फ एक अगरबत्ती के बराबर समय में उनकी शक्तिशाली सेना ने अपनी संख्या का 1/3 खो दिया था। ड्रैगन ब्लड सेना अविश्वसनीय रूप से भयंकर थी। इस भव्य दृश्य को देखकर जुआनतियान दाओ संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल की धड़कन रुक गई हो। उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। समुद्री विस्तार विशेषज्ञ वास्तव में तोप के चारे से अधिक कुछ नहीं थे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ ने उन्हें युद्ध में क्यों नहीं उतरने दिया। उनकी कम शक्ति के कारण उन्हें युद्ध में फेंकने से कोई हलचल भी नहीं होगी। साथ ही वे सिद्धार्थ और ओयांग कियू के आभारी थे। उन्होंने उन्हें सम्मान दिया और उन्हें प्रवेश करने दिया। अब वे कह सकते थे कि उन्होंने अंतिम धर्मी और भ्रष्ट युद्ध में भाग लिया था और इसके अभूतपूर्व पैमाने की गवाही दी थी। 3-2-1 रिहा मेंकी ने अचानक सभी को एक आध्यात्मिक संदेश दिया। मेंक्यू और अन्य लोगों के युद्ध के मैदान पर अचानक 4 विशाल आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी गर्जना से आकाश हिल गया। 4 भयंकर दहाड़े जमीन को हिलाकर रख देती हैं, जब 3 पृथ्वी ड्रैगन और एक रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स हवा में दिखाई देते हैं। उन्होंने भ्रष्ट विशेषज्ञों के खिलाफ अचानक हमला किया। इस अचानक हमले ने उन्हें चौंका दिया। इसके अलावा 4 जादुई जानवर लंबे समय से हमले के लिए शक्ति जमा कर रहे थे। ड्रैगन श्वास की 3 तरंगों और रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स की एक सहज क्षमता ने 4 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को तुरंत मार डाला। उनका सहयोग बहुत बढ़िया था। चारों फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ एक साथ खड़े थे, इसलिए सभी जादुई जानवरों के हमले केंद्रित हो गए थे। नतीजतन उन चारों का दुखद अंत हुआ। इस हमले के बाद पृथ्वी के ड्रैगन जमीन पर गिर गए और वहां लड़ रहे कुछ भ्रष्ट विशेषज्ञों को कुचल दिया। रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स जुआनटियन दाओ संप्रदाय के समुद्री विस्तार के बुजुर्गों की ओर उड़ गया। भ्रष्ट विशेषज्ञों ने उन्हें मारने के लिए कुछ 100 लोगों को भेजा था, लेकिन रक्त फीनिक्स के सिर पर असली पंख उग आया और एक लाल रोशनी ने उन हमलों को खत्म कर दिया। 4 जादुई जानवरों की उपस्थिति ने युद्ध के मैदान में अराजकता पैदा कर दी। रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स को सी एक्सपेंशन के बुजुर्गों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया, जबकि 3 अर्थ ड्रैगन्स ने जमीन पर भ्रष्ट विशेषज्ञों का वध कर दिया। मेंक्यू और अन्य लोगों ने अचानक उन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेंक्यू ने देखा था कि ओयांग कियू आधे कदम के राजा के खिलाफ लड़ते हुए पीला पड़ने लगा था। राजा की वस्तु का उपयोग करना उसके लिए स्पष्ट रूप से बहुत कठिन था। जहां तक आधे कदम वाले राजा की बात है, तो उसकी अभिव्यक्ति एक भयावह मुस्कान में बदल गई थी। इसका मतलब था कि आधे कदम वाले राजा वास्तव में शिखर फाउंडेशन फोर्जिंग से एक कदम ऊपर थे। इसलिए उन्हें ओयांग कियू की मदद करने के लिए अपने सामने के दुश्मनों को जल्दी से मारना पड़ा। लेकिन भ्रष्ट विशेषज्ञों ने भी इस बात को नोटिस किया और वे पूरी ताकत से आगे बढ़ गए। हालांकि मेंक्यू और अन्य लोग इस अचानक हमले में 4 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मारने में कामयाब रहे थे, लेकिन वे बचे हुए फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को एक झटके में कुचलने में असमर्थ थे। सिद्धार्थ, मेंक्यूई चिल्लाया।
समझा? सिद्धार्थ ने यह सब देखा। उसने आधे कदम के राजा की शक्ति को कम करके आंका था। सौभाग्य से उसके प्रतिद्वंद्वी के पास राजा की वस्तु नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी जादुई कलाएं निरंतर प्रवाहित होती रहीं और वह सभी प्रकार की विचित्र तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम था। सिद्धार्थ उसके साथ कुछ भी करने में असमर्थ था। जादुई कलाओं में उसका कौशल अत्यंत परिष्कृत था और सिद्धार्थ की अपनी जादुई कलाएं इतनी भद्दी और अपरिष्कृत थीं कि वह अचंभित नहीं हो सका। इसके अलावा उस बूढ़े कमीने ने घायल होने के बाद सिद्धार्थ का सामना करने से इनकार कर दिया। उसने उससे दूरी बनाए रखी, बस उसकी ऊर्जा खत्म करने की कोशिश कर रहा था। ओयांग कियो को नुकसान में देखकर सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। दो ड्रैगन उसकी बाहों से बाहर निकल आए। लेई लोंग और हुओ लोंग दहाड़ते हुए आधे कदम के राजा पर हमला करने लगे। इस बार जो इस्तेमाल किया जा रहा था वह उनकी ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उनके असली शरीर थे। आधे कदम का राजा उनके रूप को देखकर चौंक गया। उसने पहले कभी इतनी शक्तिशाली बिजली या ज्वाला ऊर्जा नहीं देखी थी। ज्वाला ड्रैगन एक चीज थी। आखिरकार इस दुनिया में पृथ्वी की लपटें थीं, लेकिन उसने कभी किसी को 9 स्वर्गों की विपत्ति बिजली को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं देखा था। उसके सामने प्रकाश की एक विशाल बाधा दिखाई दी। यह उसका सबसे मजबूत बचाव था। जब दोनों ड्रैगन बैरियर से टकराए तो वह थोड़ा हिल गया, लेकिन टूटा नहीं। स्वर्ग को विभाजित करो दो। एक विशाल कृपांशवी आकाश में उड़ी, स्वर्ग को नष्ट करने वाली शक्ति के साथ नीचे की ओर वार करती हुई। आधे कदम के राजा की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने नए हाथ की मुहरें बनाई। धमाका! अवरोध फट गया और कृपाण नीचे गिरती रही। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, बूढ़े आदमी ने नाक भौं सिकोड़ी। उसे लगा कि सिद्धार्थ की शक्ति अजीब थी और उसने उसकी जादुई कलाओं को रोक रखा था। उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दूसरी ओर उसके साथी ने ओयांग कियो को पूरी तरह से दबा दिया था। जब तक वह ओयांग कियो को मार देता, तब तक वह अपने किंग आइटम से सिद्धार्थ को तुरंत मार सकता था। आधे कदम के राजा ने अपने अंगूठे और बीच की उंगली को छूकर एक अजीब सी हाथ की मुहर बनाई और उसकी बाकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं। भ्रष्ट आत्मा की ढाल। काली क्यूई संघनित होकर एक विशाल ढाल बन गई। उस पर बर्बरता से विकृत एक राक्षसी चेहरा दिखाई दिया। धमाका! ब्लड ड्रिंकर ने भ्रष्ट आत्मा की ढाल पर वार किया, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। रून हर दिशा में बिखर गए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ कुछ भी करने में असमर्थ हो, हाफ स्टेप किंग ने सिद्धार्थ के हमले को रोकने पर व्यंग्य किया। उसे अपनी रक्षात्मक शक्तियों पर बहुत भरोसा था। क्या? लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। विस्फोटित रून ने उसकी दृष्टि और आध्यात्मिक अनुभूति को अवरुद्ध कर दिया था। जब उसकी आध्यात्मिक अनुभूति ठीक हुई तो उसने अचानक पाया कि सिद्धार्थ उसके सामने नहीं था। वहां केवल एक खून से लाल कृपाण थी। उसका सिर चकराने लगा और उसके बाल खड़े हो गए। जैसे ही वह चकमा देने के लिए तैयार हुआ, उसकी ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होने लगी। बहुत देर हो चुकी है। आधे कदम चलने वाले राजा के पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी। एक हाथ बेरहमी से उसकी पीठ को चीरता हुआ उसकी छाती से बाहर निकल गया। उस तराजू से ढके हाथ से खून टपक रहा था, साथ ही अंगों के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी थे। आधे कदम चलने वाला राजा हिल नहीं पा रहा था। एक उन्मत्त ऊर्जा उसके शरीर पर कहर बरपा रही थी, जिसने उसकी सारी शक्ति को पूरी तरह से सील कर दिया था। उसकी आंखों में समझ की एक चमक दिखाई दी। उसे पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। सिद्धार्थ ने दो ड्रैगन को सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि उसकी आध्यात्मिक समझ को अवरुद्ध किया जा सके। हालांकि एक बात जो उसे समझ में नहीं आई वह यह थी कि उसकी कृपाण ने अपने आप ही हमला कैसे कर दिया, जिसमें सिद्धार्थ की विशिष्ट आभा थी। क्या यह नहीं कहा जाता कि केवल राजा की वस्तुएं ही अपने मालिक की आभा की नकल करने में सक्षम थीं? तुम सचमुच नीच हो। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं, आधे कदम चलने वाले राजा ने दहाड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ की बाह कांप उठी। उसकी ड्रैगन रक्त शक्ति फूट पड़ी, जिससे उसके दुश्मन का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक उसी क्षण एक पारदर्शी आकृति विस्फोटित शरीर से बाहर निकली और सिद्धार्थ के सिर में घुस गई। हा, जब तक मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करूं, मैं अपने शिखर पर लौट सकता हूं। शायद मैं राजा के दायरे में भी पहुंच सकूं। नहीं, शायद नहीं, निश्चित रूप से। पारदर्शी आकृति आधे कदम के राजा की आत्मा थी। वह जादुई कलाओं में माहिर था, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति शक्तिशाली थी। सिद्धार्थ के पास कोई बचाव न होने का फायदा उठाते हुए उसने वास्तव में खुद को आश्चर्यचकित किया कि उसने कितनी आसानी से सिद्धार्थ के दिमाग में प्रवेश कर लिया था। सिद्धार्थ एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था।
एक बार जब वह उस पर कब्जा कर लेता और साधना फिर से शुरू कर देता तो वह निश्चित रूप से अपने पुराने स्वरूप को पार कर पाता। तो तुम आ गए, एक धीमी आवाज गूंजी। वहां कौन है? आधे कदम चलने वाले राजा ने अभी अभी सिद्धार्थ के मन समुद्र में प्रवेश किया था और आखिरकार उसे चारों ओर देखने का मौका मिला। इससे पहले कि वह आश्चर्य से कह पाता कि उसका मन समुद्र कितना असीम था, उसने बीच में एक टूटी हुई घंटी तैरती हुई देखी। मैं कौन हूं, इसकी चिंता मत करो, सिद्धार्थ ने जिस तरह से कहा। हम सब बहुत व्यस्त हैं। चूंकि तुमने खुद को मेरे पास भेजा है, इसलिए मैं शिष्टाचार पर खड़ा नहीं रहूंगा। यह कहने के बाद पूर्वी बंजर भूमि की घंटी से एक अदम्य चूषण शक्ति निकली, जिसने आधे कदम के राजा की आत्मा को अपनी ओर खींच लिया। नहीं, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। चाहे आधे कदम वाले राजा ने कितना भी संघर्ष किया हो, उसकी आत्मा अंततः पूर्वी बंजर भूमि की घंटी में समा गई। सच तो यह है कि उसकी छोटी सी योजना सिद्धार्थ से बच नहीं पाई, लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को विशेषज्ञों की आत्माओं की जरूरत है। इस बेवकूफ के लिए अपने मन समुद्र में खुद को भेजना उसके मुंह में मांस कूदने जैसा था। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने उसे सीधे चूस लिया। अपने आधे कदम के राजा प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद उसने अपनी स्थानिक अंगूठी पकड़ ली और ओयांग कियू की तरफ गोली चला दी। दूसरे आधे कदम के राजा ने अपनी उच्च साधना के आधार से उसे पूरी तरह से दबा दिया था। ओयांग कियू अब ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। सिद्धार्थ की लड़ाई में अचानक उलटफेर देखकर वह चौंक गया। वह दूसरा आधा कदम राजा वास्तव में नजदीकी लड़ाई में कमजोर था। अगर वह होता तो सिद्धार्थ के हमले को वह भांप लेता और उसके झांसे में नहीं आता। डबल ड्रैगन विनाश। जैसे ही सिद्धार्थ सामने आया, उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला बोल दिया। हम्फ। आधे कदम चलने वाले राजा ने नाक भौं सिकोड़ी और उसके सामने का प्राचीन टावर तेजी से बड़ा हो गया। वह वास्तव में खुद को टावर के भीतर छिपाकर बैठ गया। धमाका। दोनों ड्रैगन ने मीनार पर हमला किया और आधे कदम वाले राजा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। हड्डी के टावर के स्वामी के रूप में उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सिद्धार्थ के बिजली के ड्रैगन में एक ऐसी शक्ति थी जो उसके टावर को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। इस एक हमले ने टावर की 1/3 ऊर्जा को खत्म कर दिया था। कमीने, मैं तुम्हारे खिलाफ पूरी ताकत से लड़ूंगा। हाफ स्टेप किंग क्रोधित हो गया। सिद्धार्थ का बिजली वाला ड्रैगन बहुत भयानक था और इसने उसके भ्रष्ट हथियार को रोक दिया। अगर वह इसी तरह जारी रहा तो सिद्धार्थ की बस कुछ और चालें उसके हड्डी के टावर को अपंग करने के लिए पर्याप्त होंगी। भ्रष्ट हथियार मूलतः सभी अंधकारमय और दुष्ट अस्तित्व थे। वे स्वाभाविक रूप से वज्र शक्ति द्वारा दबा दिए गए थे और सिद्धार्थ की वज्र शक्ति क्लेश बिजली से आई थी। यह एक सर्वोच्च यांग अस्तित्व था और इसमें विनाशकारी इच्छा भी थी। यहां तक कि उसका राजा आइटम भी इसे संभालने में सक्षम नहीं था। हड्डियों का टावर चमकने लगा और तेजी से घूमने लगा। काली क्यूई अंदर घूमने लगी और उसमें से एक भयानक आभा फूट पड़ी। अच्छा नहीं, मेन क्यू वानेर, जल्दी करो। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति बदल गई। धमाका। मीनार के भीतर की काली क्यूई अचानक फट गई। लाखों जीवों की चीखें हवा में भर गईं और हर दिशा में एक काली लहर फैल गई। मरो। स्वर्ग भक्षण करने वाली भूत क्यू लहर। अर्धचरणीय राजा पागल हो गया था। इस भयानक हमले से जगह-जगह दरारें पड़ रही थीं। तभी ढोल की आवाज गूंजी। मेंगकी और अन्य लोगों के सामने एक विशाल ढोल प्रकट हुआ। सिद्धार्थ तांग वानर ने चिल्लाते हुए देखा कि उसके पास खुद की रक्षा के लिए कोई किंग आइटम नहीं था। धमाका। काली लहर ने संपूर्ण लघु विश्व को तहस-नहस कर दिया। काली लहर जहां भी जाती, जमीन समतल हो जाती। यह दुनिया को तबाह करने वाली ताकत थी। इसके सामने पहाड़ टूटकर गिर जाते। सिद्धार्थ ने उसे रोकने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। वह जानता था कि यह बूढ़ा भूत निराश हो चुका है। अब अपने भ्रष्ट मार्ग के कुलीन शिष्यों की परवाह न करते हुए उसने इस राजा वस्तु की शक्ति को सक्रिय करने का फैसला किया। हालांकि एक आधा कदम राजा वास्तव में एक राजा आइटम को नियंत्रित करने में असमर्थ था, फिर भी वे इसके एक हिस्से को सक्रिय करने में सक्षम थे। बस वह छोटा सा हिस्सा इस छोटी सी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे कोई तारा टूटकर उस पर गिर पड़ा हो। वह अपने शरीर के हर हिस्से से हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुन सकता था। उसने भी जवाबी हमला किया। चूंकि वह बहुत करीब था, इसलिए सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा झटका लगा। वह लगभग बेहोश हो गया। जैसे ही सिद्धार्थ को उड़ाया गया, काली लहर उसके अस्तित्व के कारण बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। आसपास के पहाड़ उड़ गए और इमारतें ढह गईं।
भ्रष्ट मार्ग का गढ़ जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था तुरंत नष्ट हो गया। उसी समय लहर बाकी सभी की ओर फैल गई। मेंक्यू के पृथ्वी ड्रैगन ने अचानक अपना मुंह खोला और सांस ली। एक शक्तिशाली चूषण बल ने सभी ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को उसके मुंह में ला दिया। उसके बाद पृथ्वी ड्रैगन भाग गया और जमीन में घुस गया। वह अभी एक छेद में घुसा ही था कि तभी लहरा गिरी। रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स बहुत पहले ही उड़ चुका था। यह अपने मुंह में सी एक्सपेंशन के बुजुर्गों को लेकर जा रहा था, लेकिन अपनी गति के बावजूद यह काली लहर की चपेट में आ गया और उड़ गया। सिद्धार्थ को खून की उल्टी हुई। उसे लगा जैसे उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई हो। उसने जल्दी से आदिम अराजकता मनका को ठीक करने के लिए प्रसारित किया। हालांकि उन्होंने पाया कि जैसे जैसे उनका भौतिक शरीर मजबूत होता गया, उपचार के लिए आवश्यक जीवन ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती गई। सागर विस्तार की ओर बढ़ने के बाद आदिम अराजकता स्थान 10 गुना बढ़ गया था। यह अब 30,000 मील चौड़ा था और इसे अपनी दुनिया माना जा सकता था। वह विशाल स्थान आत्मा की दुनिया के विशाल वृक्षों से भरा हुआ था। उनमें कितनी भी जीवन ऊर्जा क्यों न हो, उनका प्रभाव अब पहले जैसा अद्भुत नहीं रह गया था। वह जानता था कि यह ड्रैगन ब्लड बॉडी टेम्परिंग आर्ट का नतीजा था। जब उसने ड्रैगन ब्लड को परिष्कृत नहीं किया था तो वह लगभग तुरंत ठीक हो सकता था। अब उसका उपचार बहुत धीमा था, लेकिन भले ही यह धीमा था, लेकिन यह दवाइयों की गोलियों से सैकड़ों गुना ज्यादा असरदार था। बस कुछ ही सांसों में दर्द बंद हो गया और उसकी टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़ने लगीं। लगभग 2 घंटे में वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह पहले से ही एक चमत्कारी प्रभाव था, लेकिन सिद्धार्थ जो तुरंत ठीक होने का आदी था, उसके लिए यह बहुत धीमी गति थी। सिद्धार्थ, क्या तुम ठीक हो? मेंकी, ओयांग कियू और बाकी सभी लोग दौड़कर आए। ओयांग कियू माफी मांग रहा था, लेकिन यह हमला इतना अचानक हुआ था कि वह उसे बचा नहीं सका। सौभाग्य से वह अभी भी जीवित था। मैं ठीक हूं, सिद्धार्थ ने कहा। जमीन फट गई और 3 बड़ी आकृतियां जमीन से रेंगती हुई बाहर निकली। वे 3 पृथ्वी ड्रैगन थे। मेंक्यू के पृथ्वी ड्रैगन ने अपना मुंह खोला। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने हमला किया। पृथ्वी ड्रैगन द्वारा उनकी रक्षा किए जाने के बावजूद वे अभी भी बुरी तरह घायल हो गए थे। सौभाग्य से वे सभी बच गए। दूरी पर रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स भी ठीक था। जब तक उस पर हमला हुआ तब तक वह काफी दूर जा चुका था और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। अब जाकर सभी को अपने आसपास के माहौल का मूल्यांकन करने का मौका मिला। अंतहीन पर्वत श्रृंखला और इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। हजारों मील के भीतर सब कुछ नष्ट हो चुका था। भ्रष्ट पथ के विशेषज्ञों के पास लाशें भी नहीं बची थीं। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों में से एक भी जीवित नहीं बचा था। यह देखा जा सकता था कि राजा की वस्तु का हमला कितना भयानक था। कमीने, तुम नहीं मरे, बस भ्रष्ट मार्ग के खूनी बदला का इंतजार करो, आधे कदम चलने वाले राजा ने झुंझलाहट के साथ दहाड़ते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजा की वस्तु को सक्रिय करने के लिए अपने सभी आध्यात्मिक युवान को समाप्त करने के बाद भी वह उनमें से किसी को भी मारने में असमर्थ होगा। इसके बजाय उसने केवल अपने ही कुलीन लोगों को मार डाला था। उसका चेहरा हरा हो गया था। आधे कदम वाले राजा ने अचानक हड्डी के टॉवर को सक्रिय कर दिया। इसके रन घूमने लगे और अंतरिक्ष हिलने लगा। वह अंतरिक्ष को तोड़कर निकल जाने की योजना बना रहा था। चलो इंतजार नहीं करते, हम सब व्यस्त हैं, इसलिए चलो अब सब कुछ निपटा लेते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। हड्डी के टॉवर के नीचे की जमीन अचानक फट गई और एक विशाल बिजली का ड्रैगन उड़कर बाहर आया। उसने हड्डी के टॉवर के चारों ओर कुंडली मार ली। उसी समय ऊपर आसमान में ज्वाला की जंजीरें नीचे गिरी, जिससे एक विशाल जाल बन गया जिसने हड्डियों के टॉवर को लपेट लिया। आधे कदम के राजा की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। जब हड्डी के टॉवर ने अपना हमला शुरू किया था तो सिद्धार्थ हिचकिचाया था, लेकिन उसने फिर भी 2 ड्रैगन को ट्रम्प कार्ड के रूप में छोड़ने का फैसला किया था। लेई लॉन और हुओ लॉन को उसने जमीन में छिपा दिया था। हड्डियों के टॉवर के नीचे एक दरार थी। इसका भयानक हमला सीधे उसके नीचे सबसे कमजोर था, जिससे 2 ड्रैगन बच गए थे। इसे स्थापित करने के लिए सिद्धार्थ ने उसे रोकने के लिए 2 ड्रैगन का उपयोग करना छोड़ दिया था, अन्यथा उसे इतनी गंभीर चोटें नहीं लगती। यह एक जुआ था, लेकिन अब यह जुआ सफल हो गया। लेई लॉन्ग ने तुरंत ही उसे घेर लिया और फिर सिद्धार्थ ने उग्र ज्वाला जेल को सक्रिय कर दिया। जब सिद्धार्थ ने निर्वाण ग्रंथ का प्रयोग किया तो वातावरण में मंत्रोच्चार गूंज उठा। इसके सहयोग से पृथ्वी ज्वाला की शक्ति कई गुना बढ़ गई।
कमीने आधे कदम वाले राजा ने मूल रूप से अपनी शक्ति के अंतिम हिस्से का उपयोग करके शून्य को तोड़ने और टेलीपोर्ट करने के लिए हड्डी के टॉवर का उपयोग किया था। लेकिन पहले बिजली के ड्रैगन ने इसे उलझा दिया था, जिससे आवश्यक समय की मात्रा बढ़ गई। फिर जब तक वह इसे फिर से आजमा सकता था, तब तक उसके आसपास का स्थान पूरी तरह से ज्वाला जंजीरों से बंद हो चुका था। यहाँ स्थानिक ऊर्जा अव्यवस्थित हो गई थी, जिससे उसके लिए वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हड्डियों का टॉवर बिजली और ज्वाला से घिरा हुआ था। आधा कदम राजा भी नहीं निकल सकता था। इसके अलावा बिजली गिरने से अस्थि टॉवर की बची हुई शक्ति भी खत्म हो रही थी। अब वह पिंजरे में बंद एक मुर्गी मात्र रह गया था। साले, अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो। हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ेंगे, आधे कदम चलने वाले राजा ने दहाड़ते हुए कहा। बेवकूफ, क्या बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सड़ गया है? एक निष्पक्ष लड़ाई? तुम एक किंग आइटम का उपयोग करके एक आधे चरण के राजा हो। तुम मेरे बॉस एक प्रारंभिक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ द्वारा फंस गए थे। तुम अभी भी एक निष्पक्ष लड़ाई के लिए पूछने का साहस रखते हो? अगर मेरा बॉस तुम्हारे समान ही होता तो किंग आइटम के बिना भी वह तुम्हें एक ही फाट से मार देता, गो रैन ने व्यंग्य किया। यह सुनकर सभी लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनके अपशब्दों से तनावपूर्ण माहौल खराब हो गया था। बकवास, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, आधे कदम चलने वाले राजा ने दहाड़ते हुए कहा। तो तुम सही हो। मेरे अपने फाट निश्चित रूप से बॉस के फाट जितने शक्तिशाली नहीं हैं, गो रैन ने असहायता से कंधे उचका दिए। लपटें उठने लगीं और लेई लोंग टॉवर से पीछे हट गया। इसकी भयावह ऊर्जा को इसने मिटा दिया था और यहां तक कि इसकी वस्तुआत्मा भी मर चुकी थी। लेई लोंग पहले ही जीत के साथ निकल सकता था। हड्डियों का टॉवर मूल रूप से सिर्फ एक खाली खोल था। इसमें राजा की वस्तु का शरीर था लेकिन शक्ति नहीं थी। यह मूल रूप से एक मजबूत पिंजरा था। हड्डियों का टॉवर अभी भी राजा की वस्तु सामग्री से बना था, इसलिए पृथ्वी की ज्वाला उसे नष्ट करने में सक्षम नहीं थी। हालांकि अंदर मौजूद व्यक्ति उन लपटों को सहन करने में सक्षम नहीं था। अपने राजा आइटम को सक्रिय करने के कारण उसने अपना आध्यात्मिक युवान समाप्त कर लिया था। अभी उसके पास और कोई ऊर्जा नहीं थी। केवल उसका भौतिक शरीर ही इन लपटों का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह उस लंबे और दुबले-पतले आधे कदम के राजा के विपरीत था। वह छोटा और मोटा था। इन लपटों से तपने के कारण उसमें से तेल निकलने लगा। हवा में जली हुई गंध भर गई। जल्दी करो, तीखी मिर्च डालो। जीरा और अन्य पाउडर सब तैयार हो गए हैं। हम बारबेक्यू खाएंगे। गो रान ने उत्साह से चिल्लाते हुए देखा कि लगभग भगवान जैसे आधे कदम वाले राजा को उसकी वर्तमान स्थिति में बदल दिया गया है। सिद्धार्थ का अनुसरण करते हुए गो रान ने कई ऐसे दृश्य देखे थे जिन पर दूसरे लोग विश्वास नहीं कर सकते थे। सिद्धार्थ हमेशा मानवीय कल्पना की सीमाओं को लांघता रहता था। गो रान ने अनजाने में ही अपनी लार निगल ली। उसके वर्तमान व्यवहार को देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसे इस तरह का दृश्य आकर्षक लगने लगा, जिससे सभी को उबकाई सी होने लगी। गो रैन, ऐसा मत कहो। यह घिनौना है, तान वानेर सबसे पहले उस पर चिल्लाई। मैं बस बात कर रहा था। इसे इतनी गंभीरता से मत लो। इसके अलावा बारबेक्यू को सही बनाने के लिए आधा वसा और आधा मांस की आवश्यकता होती है। लेकिन यह वसा पूरी तरह से वसा है, इसलिए मुंह में महसूस होता है। तांग वानेर ने गो रान को लात मारी, जिससे वह चुप हो गया। यह कमीना वास्तव में ऐसे टिप्पणी कर रहा था जैसे वह एक पेशेवर रसोइया हो। पहले तो सभी को थोड़ी सी घृणा हुई, लेकिन जैसे जैसे गो रैन ने और बात की और हवा में जलन की गंध फैलती गई, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पेट में भारीपन आ गया हो। कमीने, बस तुम रुको। तुमने पूरे भ्रष्ट मार्ग को भड़का दिया है और हमारी सजा भुगतोगे। हम तुम्हें 1000 गुना ज्यादा दर्द देंगे, आधे कदम के राजा ने शाप दिया। वह कुछ और करने में असमर्थ था। वह टावर के अंदर फंस गया था और बाहर की लपटें उसे बाहर निकलने से रोक रही थीं। वह अंदर ही अंदर मौत का इंतजार कर सकता था। आग से मौत एक कष्टप्रद मौत थी। अरे बूढ़े भूत, इतना असभ्य मत बनो। मेरा बॉस तुम्हारा वजन कम करने में मदद कर रहा है, लेकिन उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उसे कोस रहे हो। गो रान सिद्धार्थ के पीछे चला गया और आधे कदम के राजा को कोसने लगा। यह जगह सुरक्षित थी, कोई भी उसे लात नहीं मार सकता था। अब जाकर सभी ने देखा कि आधे कदम वाले राजा ने वाकई काफी वजन कम कर लिया था। इन लपटों का असर वाकई अद्भुत था। तुम उफ! सभी को उत्सुकता से उसे घूरते और सिर हिलाते हुए देखकर मानो गो रैन की बातों का अनुमोदन कर रहे हों। आधे कदम वाले राजा ने मुंह में खून उगल दिया।
उल्टी हुई खून की लपटें तुरंत जलकर राख हो गईं। आधा कदम वाला राजा पृथ्वी की ज्वाला को लगातार जलने से रोकने में असमर्थ था और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। अंडरवर्ल्ड सोल बाइंड। सिद्धार्थ ने मेंग क्यू पर एक नजर डाली और वह तुरंत समझ गई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भड़क उठी और आधे कदम के राजा की अविश्वसनीय रूप से कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत उसकी आत्मा पर नियंत्रण कर लिया। लपटें बिखर गईं और आधा कदम वाला राजा सिद्धार्थ की मुट्ठी में आ गया। अपने डेंटियन पर एक लात मारकर सिद्धार्थ ने अपने साधना आधार को अपंग कर दिया। वह ओयांग क्यू की ओर मुस्कुराया। भ्रष्ट पथ के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक को पकड़ना काफी संसाधनों के लायक होना चाहिए, है ना? अपंग अर्धमृत अर्धचरणीय राजा को देखते हुए ओयांग क्यू को लंबे समय तक यह नहीं पता था कि क्या कहना है। इस गढ़ के बाहर ओयांग क्यू ने एक दिवंगत फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ को जीवित पकड़ लिया था। यह मुख्य संप्रदाय और पूर्वी बंजर भूमि के धर्मी मार्ग को समझाने के लिए था। लेकिन अब सिद्धार्थ ने एक आधे चरण के राजा को जीवित पकड़ लिया था। यह एक चौंकाने वाली उपलब्धि थी जिससे संभवतः जुआंटियन दाओ संप्रदाय की प्रतिष्ठा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ जाएगी। ओयांग क्यू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, न केवल इसे काफी चीजों के लिए बदला जा सकता है बल्कि यह हमारे पूर्वी बंजर भूमि के शाखा संप्रदाय को प्रमुख संप्रदाय के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी अवसर देगा। ओयांग क्यू ने हड्डियों का टॉवर भी हटा दिया था। हालांकि यह मूल रूप से टूटा हुआ था, यह उनकी लड़ाई की लूट का संकेत था। यह एक मूल्यवान स्मृति चिन्ह था। इस समय ड्रैगन ब्लड योद्धा भी सिद्धार्थ के पास आ गए थे। वे अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। लड़ाई से उनका खून अभी भी उबल रहा था। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे लड़ाई जारी रखना चाहते थे। ओयांग क्यू और अन्य सागर विस्तार के बुजुर्ग भी रक्तरंजित ड्रैगन ब्लड योद्धाओं की जांच कर रहे थे। वे शांत नहीं रह पा रहे थे। 300 से ज्यादा रैंक 3 सेलेस्टियल, जिनमें से हर एक के पास असीम क्षमता है। हालांकि वे अभी अभी सी एक्सपेंशन में आगे बढ़े थे और उन्हें शुरुआती चरण में पहुंचने के रूप में भी नहीं गिना जा सकता था, लेकिन वे पहले से ही सी एक्सपेंशन क्षेत्र पर हावी होने में सक्षम थे। फिर एक बार जब वे बड़े हो गए तो यह समूह कितना भयानक हो गया होगा। इसके अलावा मेंग क्यू, तांग वानेर और अन्य लोग भी थे जो रैंक 4 सेलेस्टियल थे और फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मारने में सक्षम थे। वाइल्ड के लिए, हालांकि वे उसकी साधना का आधार नहीं बता सकते थे और वे जानते थे कि वह कोई दिव्य प्राणी नहीं था, फिर भी उसकी शक्ति सभी के बीच चरम पर थी। बस इतना ही था कि अभी वाइल्ड जमीन पर था, पागलों की तरह खाना खा रहा था। इसके अलावा इस भयानक समूह का नेतृत्व एक महान राक्षस सिद्धार्थ कर रहा था। यहां तक कि ओयांग क्यू का दिल भी धड़क उठा। वर्तमान ड्रैगन ब्लड सेना ने आखिरकार अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। यह स्पष्ट था कि सिद्धार्थ ने निश्चित रूप से अमर पथ के भीतर किसी प्रकार के चमत्कार का सामना किया था जिससे ऐसी बेजोड़ सेना का निर्माण हुआ। चलो चलते हैं, ओयांग क्यू ने सभी को वापस स्थानिक पोर्टल पर लाया। हाथ की मुहर बनाते हुए स्वर्ग पकड़ने वाला ड्रम गूंज उठा। लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर को तना हुआ महसूस किया जा रहा हो। तो संप्रदाय गुरु, आप शुरू से ही बहुत पहले से तैयार थे। गुओरान आश्चर्यचकित था। वह बस यही सोच रहा था कि उन्हें इस सीलबंद दुनिया से कैसे निकलना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह हूं और कभी परिणामों के बारे में नहीं सोचती? चूंकि मैंने अंदर आने की हिम्मत की है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से जब चाहूं तब जा सकती हूं, ओयांग क्यू ने आंखें घुमाते हुए कहा। ऐसा क्यों लग रहा था कि ये बदमाश उसे नीची नजर से देख रहे थे? स्वर्ग पकड़ने वाले ड्रम ने अनगिनत रून छोड़े जो सभी के चारों ओर लिपट गए। उन्हें लगा कि अंतरिक्ष घूम रहा है और उन्होंने खुद को युद्ध के मैदान में पाया जहां वे प्रवेश कर चुके थे। वे बाहर आ गए हैं। संप्रदाय गुरु, मठ प्रमुख, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, आप सभी जीवित बाहर आ गए हैं। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्य और बुजुर्ग सभी खुशी से झूम उठे। कुछ तो खुशी के आंसू भी रो पड़े। जाने से पहले वे सभी अपने विनाश के लिए तैयार थे। उन्होंने सोचा था कि वे इन लोगों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि जब वे अंदर आए थे तब से उनकी संख्या एक भी कम नहीं थी। हालांकि वे सभी खून से लथपथ थे, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने एक भीषण युद्ध लड़ा था। सभी ने जयकारे लगाए। सागर विस्तार के बुजुर्ग शर्मिंदा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। हाँ, वे खून से लथपथ थे, लेकिन यह उनके दुश्मनों का खून नहीं था। यह उनका अपना खून था। रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स की सुरक्षा के बावजूद वे अंतिम हमले में घायल हो गए थे। उनमें से कई मठ के प्रमुख थे और उनके शिष्य जयकारे लगाते हुए उनके पास आए। उनके दिलों में उनके मठ के प्रमुख सच्चे नायक थे।
सभी को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जुआनतियान दाओ संप्रदाय इस उपकार को हमेशा याद रखेगा। ओयांग क्यू ने विभिन्न संप्रदाय के नेताओं से गंभीरता से कहा जो उनकी सहायता करने आए थे। मूल रूप से जुआनटियन दाओ संप्रदाय के पास दर्जनों छोटी शक्तियां थीं। लेकिन एक बार जब जुआनटियन दाओ संप्रदाय पर हमला हुआ और ओयांग क्यू ने उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की तो उन्होंने हर तरह से मदद करने से इनकार कर दिया। केवल 7 संप्रदाय ही उनकी सहायता के लिए आए थे। हालांकि वे ज्यादातर बेकार थे, फिर भी उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। केवल इस समय ही यह देखना संभव था कि कौन सच्चा मित्र है। उनमें से एक संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया। सैकड़ों साल पहले भी हमारा शुद्ध पवन द्वार जुआनतियान दाओ संप्रदाय के संरक्षण में था। आपने जो उपकार किया है उसका बदला चुकाना हमारे लिए असंभव है। यह सही है। जब रिमोट हेवन गैंग हमें दबा रहा था और हमें निगलने की कोशिश कर रहा था तो यह जुआनटियन दाओ संप्रदाय ही था जिसने हमें जीवित रहने में मदद की। हमारे लिए यहाँ आना कुछ ऐसा था जो हमें बस करना था। हम कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं जो दूसरों की दयालुता को भूल जाते हैं। अगर जुआनटियन दाओ संप्रदाय नहीं होता तो वे बहुत पहले ही दूसरों द्वारा निगल लिए गए होते, दूसरे संप्रदाय के नेता ने कहा। आने से पहले उन्होंने अपने जैसे अन्य संप्रदायों को सचेत किया था, लेकिन उन अन्य संप्रदायों ने आने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उन्हें खुद को मौत के मुंह में न भेजने के लिए कहा था, यह कहते हुए कि कैसे जुआनटियन दाओ संप्रदाय को भारी नुकसान पहुंचा है और यह निश्चित रूप से कैसे कम हो जाएगा और उन्हें अब स्वतंत्र रूप से खड़ा होना होगा ताकि उनके साथ घसीटे जाने से बचा जा सके। जिस समय उन्हें सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था उसी समय उन्हें रिमोट हेवन गैंग से धमकी मिली थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि रिमोट हेवन गैंग अपने दम पर पूर्वी बंजर भूमि पर हावी होना चाहता था। जुआनटियन दाओ संप्रदाय की मदद करना रिमोट हेवन गैंग के साथ दुश्मनी करना था। अरे, मुझे तो यह भी संदेह है कि भ्रष्ट मार्ग के गुप्त हमले को रिमोट हेवन गैंग ने ही उकसाया था। समय बहुत संयोगपूर्ण है। छी, तुम किस बात पर खास रहे हो? तुम भी यह जानते हो। तो क्या हुआ अगर सबूत नहीं है? इस बात की 90% संभावना है कि यह मामला रिमोट हेवन गैंग से जुड़ा हुआ है। छोटे संप्रदाय के नेताओं में से एक ने कोसा। वह सही था। यह हमला बहुत अचानक और भयंकर था और इसका समय बहुत संयोगपूर्ण था। अगर ओयांग क्यू अपनी मूल योजना के अनुसार लौटती तो जब तक वह लौटती तब तक जुआनटियन दाओ संप्रदाय नष्ट हो चुका होता। लेकिन शायद यह था कि जुआनटियन दाओ संप्रदाय का कर्म भाग्य अभी खत्म नहीं हुआ था। वह संप्रदाय को विनाश से बचाने के लिए ठीक समय पर लौट आई थी। इसके अलावा भ्रष्ट मार्ग के रास्ते पर जुआनटियन दाओ संप्रदाय के कई छोटे संप्रदाय थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी फंसाया नहीं गया था। उनके लक्ष्य स्पष्ट रूप से जुआनटियन दाओ संप्रदाय और उनके सुपरमठ थे। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए। इसीलिए किसी और ने उसे खासकर याद दिलाया था कि उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने मिलीभगत की है या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओयांग क्यू ने अपना सिर हिलाया। रिमोट हेवन गैंग एक बहुत बड़ी शक्ति थी और उनके पास कई अधीनस्थ शक्तियां थीं। जहां तक जुआनटियन दाओ संप्रदाय का सवाल है, वे बुरी तरह से घायल हो चुके थे। रिमोट हेवन गैंग निश्चित रूप से इस समय का फायदा उठाकर तटस्थ शक्तियों को धमकियां और वादे देकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेगा। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के बाद के संप्रदायों में भी गद्दार दिखाई दिए थे। उनके लिए उन शक्तियों को लाना बहुत आसान था जो मूल रूप से उनके संघर्ष में तटस्थ थीं। संप्रदाय गुरु, मैं अपने भाइयों के साथ जुआनतियान दाओ संप्रदाय छोड़ने की योजना बना रहा हूं, सिद्धार्थ ने अचानक कहा। क्या ओयांग क्यू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ? ड्रैगन ब्लड लीजन सहित बाकी सभी लोग भी चौंक गए। केवल मिंग क्यू, गोरान और अन्य लोग शांत थे। उन्हें बहुत पहले से ही इस परिणाम का अनुमान था। हालांकि यह थोड़ा अचानक है। मुझे आशा है कि आप शिष्य का इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे, सिद्धार्थ ने कहा। मुझे कोई कारण बताओ। ओयांग क्यू की अभिव्यक्ति उदास थी। उसकी आंखें धुंधली थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि सिद्धार्थ इतना निर्दयी क्यों होगा, या क्या यह इसलिए था कि वह जुआनटियन दाओ संप्रदाय को नीची नजर से देखता था। इस बार अमर पथ में कई चीजें हुईं। मैंने धीरे धीरे एक खास सिद्धांत को समझना शुरू कर दिया है। मार्शल पथ के संघर्ष बेहद क्रूर हैं। पहले मेरे पास मेरे पक्ष के लोगों की वजह से कई आशंकाएं थीं। मैंने चीजों को सहन किया और खुद को संयमित किया, लेकिन बदले में मुझे केवल मेरी जान लेने की अनथीन योजनाएं और प्रयास मिले।
इसलिए इस बार मैंने खुद को संयमित न करने का फैसला किया है। मैं अपने नुकीले दांतों को पूरी तरह से उजागर करना चाहता हूं। अब मुझे अपने विरोधियों की स्थिति, उनकी पृष्ठभूमि या उनकी शक्ति के बारे में कोई आशंका नहीं होगी। साधना का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। एक बार जब कोई व्यक्ति वह साहस खो देता है तो उसके पक्ष के लोग एक एक करके गायब हो जाते हैं। इसलिए इस बार मैं अपने सभी भाइयों के साथ अपनी जान जोखिम में डालने की योजना बना रहा हूं। सिद्धार्थ ने ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को देखा। उसने गंभीरता से कहा, वे सभी मेरे गर्म खून वाले भाई हैं। हमारे दिल जुड़े हुए हैं, और अगर मैं अपनी जान जोखिम में डालता हूं तो मुझे पता है कि वे सभी बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा ही करेंगे। लेकिन मैं आपको और जुआंटियन दाओ संप्रदाय को फंसाना नहीं चाहता। ओयांग कियो ने गुस्से में कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमें फंसा रहे हो? तुम मेरे शिष्य हो और हम एक परिवार हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे शब्द बहुत बेरहम हैं? इसके अलावा सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है। हमने भ्रष्ट मार्ग की दो ताकतों में से एक को खत्म कर दिया है। वे अस्थायी रूप से पलटवार करने में सक्षम नहीं होंगे। तुम किस बात को लेकर इतने चिंतित हो? सिद्धार्थ के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। संप्रदाय गुरु, आप बहुत सरल सोच रहे हैं। भ्रष्ट मार्ग के खिलाफ यह हमला प्रतिशोध की मेरी योजना का पहला कदम मात्र था। बस पहला कदम। हर कोई चौंक गया। 2 अर्धचरणीय राजाओं और दर्जनों फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों, साथ ही सैकड़ों हजारों कुलीन शिष्यों को अपंग और मार डालना क्या सिर्फ एक शुरुआत थी? मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा कारण क्या है। मेरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों को जब भी वे चाहें जाने की अनुमति नहीं है। ओयांग कियो ने सिद्धार्थ की बाह पकड़ ली। इसके अलावा तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर कोई मुझे धमकाएगा तो तुम मेरी रक्षा करोगे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बड़े हो गए हो और अब तुम्हारी बातें मायने नहीं रखती? सिद्धार्थ का दिल थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन उसने अपराध बोध से कहा, मैं भी जुआंटियन दाओ संप्रदाय को छोड़ना नहीं चाहता। आखिरकार जुआंटियन दाओ संप्रदाय मेरा घर है। हालांकि अगर मैं नहीं जाता तो संभवतः पूरा जुआंटियन दाओ संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। अगर यह नष्ट हो गया तो यह नष्ट हो गया। चूंकि हमने एक बार तुम्हारे साथ पूरी ताकत से लड़ने की हिम्मत की थी, इसलिए हम फिर से ऐसा करने की हिम्मत करेंगे। सिद्धार्थ, तुम्हें जुआंतियान दाओ संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं है। तुम जुआंतियान दाओ संप्रदाय का गौरव हो और हमारे नैतिक स्तंभ हो, मठ के प्रमुखों में से एक ने विनती की। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिद्धार्थ, मत जाओ। हम जीवन या मृत्यु में तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अपरिचित चेहरे एक एक करके जोश से चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें पूरे आसमान में गूंजने लगीं। क्या तुम देखते हो? तुम ही हो जिसने जुआंटियन दाओ संप्रदाय के विश्वास को सही रास्ते पर लाया। तुम नहीं छोड़ सकते। ओयांग कियो ने जोश से भरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों को देखकर मुस्कुराया। सिद्धार्थ के चेहरे पर उलझन थी। इन भावुक शिष्यों को अपनी ओर श्रद्धा से देखते हुए देखकर उसका दिल टूट गया। सिद्धार्थ, तुम्हें हमारे बारे में कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। चलो वापस संप्रदाय में चलते हैं, इस डर से कि सिद्धार्थ पीछे हट जाएगा। ओयांग कियो ने गर्म लोहे पर वार किया। उसने सीधे सिद्धार्थ को जुआंटियन दाओ संप्रदाय की दिशा में खींच लिया। सिद्धार्थ असहाय था। अगर वह इस समय जुआंतियान दाओ संप्रदाय को छोड़ देता तो वह बहुत से लोगों को चोट पहुंचाता। वह एक बार फिर थोड़ा खो गया। उनकी विशाल सेना जुआंतियान दाओ संप्रदाय में लौट आई। जब वे पहुंचे तो संप्रदाय के भीतर लोगों की भीड़ देखकर ओयांग कियो की अभिव्यक्ति बदल गई। ओयांग कियो, सिद्धार्थ को सौंप दो, नहीं तो हम जुआंटियन दाओ संप्रदाय को जमीन पर मिटा देंगे। जुआंटियन दाओ संप्रदाय के भीतर से एक भयंकर दहाड़ गूंजी। अब जुआंटियन दाओ संप्रदाय पर हजारों विशेषज्ञों ने कब्जा कर लिया था। उन सभी लोगों के पास शक्तिशाली आभा थी और उन्होंने अपनी हत्या की मंशा को बिल्कुल भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। प्राचीन जातियां। ओयांग कियो चौंक गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके स्वागतकर्ता उनके शिष्य नहीं बल्कि हजारों प्राचीन जाति विशेषज्ञ होंगे। ये सभी लोग विभिन्न बड़ी प्राचीन जातियों के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। वे सभी कम से कम फाउंडेशन फोर्जिंग तक पहुंच चुके थे और उनमें से 10 से ज्यादा असाधारण रूप से शक्तिशाली आभा वाले थे। वे आधे चरण के राजा थे। वह उग्र दहाड़ एक प्राचीन जाति के बुजुर्ग की थी जिसकी पीठ पर 2 सुनहरे पंख थे। प्राचीन जातियां हमेशा तटस्थ रही हैं। अचानक मेरे जुआंटियन दाओ संप्रदाय पर हमला करके क्या आपको लगता है कि हम आसान लक्ष्य हैं? ओयांग कियो ने क्रोधित होकर कहा। यह बिल्कुल असहनीय था।
10 से ज्यादा आधेचरणीय राजाओं ने हजारों फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को जुआनटियन दाओ संप्रदाय पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया था। यह एक बहुत बड़ा अपमान था। प्राचीन जातियां आमतौर पर एकांत में रहती थीं, शायद ही कभी बाकी दुनिया से बातचीत करती थीं। हर कोई जानता था कि प्राचीन जातियां इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्हें भड़काया नहीं जा सकता था। लेकिन अब उन्हें लगा कि उनकी शक्ति की अफवाहें उनके साथ न्याय नहीं कर रही थीं। 10 से ज्यादा आधेचरण वाले राजाओं और हजारों फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों की आभा ने उनके लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। हमारी प्राचीन जातियों ने हमेशा अपने काम से काम रखा है जब बात जुआनटियन दाओ संप्रदाय की आती है। हालांकि आपने एक क्रूर व्यक्ति को जन्म दिया जिसने हमारे शिष्यों की बड़ी संख्या में हत्या कर दी। आज यदि आप सिद्धार्थ और अन्य मुख्य अपराधियों को नहीं सौंपते हैं तो 800 सहयोगी प्राचीन जातियां आपके जुआनटियन दाओ संप्रदाय को नष्ट कर देंगी, पंखों वाला बुजुर्ग चिल्लाया। वह बुजुर्ग वास्तव में फेदर जाति का कुलपिता था। वह आधा कदम का राजा था और प्राचीन जातियों के नेताओं में से एक था। यू चांगहाओ वह वंशज था जिस पर वह सबसे अधिक कृपा करता था। वह पंख जाति की उड़ान की आशा था। जब उसने सुना कि वह मारा गया है तो उसने खून का एक कौर खांसकर बाहर निकाला था। जब प्राचीन जाति के शिष्यों ने, जो अनादिकाल से मार्ग से बच निकले थे, यह बताया कि क्या हुआ था, तो सभी प्राचीन जातियां पागल हो गईं। उनके 90 से ज्यादा कुलीन शिष्य मारे जा चुके थे। जहां तक उनके शीर्ष विशेषज्ञों की बात है, वे सभी मारे जा चुके थे। यह खबर सुनकर कि उनमें से बहुत से लोग चौथे दर्जे के दिव्य शिष्य बन गए थे लेकिन फिर भी मारे गए, वे पागल हो गए। उन्होंने जुआनटियन दाओ संप्रदाय में प्रवेश कर उनके सभी शिष्यों को बंदी बना लिया था और ओयांग कियू के लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब जब उसने ऐसा कर लिया है तो उन्होंने तुरंत अपनी शर्तें रखीं। या तो सिद्धार्थ को सौंप दो या फिर जुआनटियन दाओ संप्रदाय को नष्ट कर दो। वे डींग नहीं मार रहे थे। 16 अर्धचरणीय राजा और हजारों नींद गढ़ने वाले विशेषज्ञ प्राचीन जातियों की पूरी शक्ति माने जा सकते हैं। वे सिर्फ सिद्धार्थ को मारना नहीं चाहते थे, वे अपना रोष व्यक्त करना चाहते थे और पूरे पूर्वी बंजर भूमि को यह बताना चाहते थे कि जो कोई भी प्राचीन जातियों को क्रोधित करने का साहस करेगा, उसे भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि जुआनटियन दाओ संप्रदाय को प्रमुख संप्रदाय का समर्थन प्राप्त न होता तो उन्होंने बहुत पहले ही अपने सभी शिष्यों को मार डाला होता और संप्रदाय को नष्ट कर दिया होता। तो फिर मुझे देखना है कि तुम जुआनटियन दाओ संप्रदाय को कैसे नष्ट करोगे। अगर तुम आज मेरे संप्रदाय को नष्ट करोगे तो मुख्य संप्रदाय के लोग आएंगे और तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्या तुम आकर इसे आजमाना चाहते हो? ओयांग कियू ने व्यंग्य किया। उसके लिए यह कहना कि वह जुआनटियन दाओ संप्रदाय को नष्ट कर देगा पूरी तरह से असहनीय था। ओयांग कियू को विश्वास नहीं था कि वह वास्तव में उसके संप्रदाय को नष्ट करने की हिम्मत करेगा, लेकिन यह सच था कि उसके पास वह शक्ति थी। तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हो, वह दहाड़ा। यह तुम हो जो पूरी तरह से अनुचित हो। क्या तुम्हारे कार्य मेरे जुआनटियन दाओ संप्रदाय के योग्य सम्मान से मेल खाते हैं? ओयांग कियू ने वापस दहाड़ लगाई। उसने चौक के केंद्र में मूर्ति की ओर इशारा किया। यह जुआनटियन दाओ संप्रदाय की निशानी थी। प्राचीन जातियों द्वारा इसे वास्तव में आधा नष्ट कर दिया गया था। हम नासमझ हैं। बकवास। जिस क्रूर व्यक्ति को आपने पाला है उसने प्राचीन जाति के अनुयायियों का वध करने के लिए आदिवासियों के साथ साठगांठ की है। आप उस ऋण का भुगतान कैसे करेंगे? एक बुजुर्ग ने पंजे जैसे हाथ से दहाड़ते हुए कहा। वह ग्रेट ईगल जाति से था और एक आधाचरणीय राजा भी था। वह इस बात से सबसे ज्यादा क्रोधित था कि उसकी ग्रेट ईगल जाति का कोई भी शिष्य जीवित वापस नहीं लौटा था। यह सुनकर ओयांग कियू को अचानक समझ में आ गया कि सिद्धार्थ जुआनटियन दाओ संप्रदाय को क्यों छोड़ना चाहता है। हालांकि वह बहुत पहले से तैयार थी और उसने फिर भी व्यंग्य किया, तो क्या? मार्शल पथ का संघर्ष यह तय करता है कि जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। क्या आपकी प्राचीन जातियों को अपने खजाने के लिए दूसरों को मारने की अनुमति है जबकि अन्य विरोध नहीं कर सकते? हालांकि उसे पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन वह यह अनुमान लगाने में सक्षम थी कि प्राचीन जातियां कितनी अहंकारी थीं और कैसे उन्होंने मानव जाति को अपनी नजर में नहीं रखा। वे मनुष्यों को शिकार के रूप में देखते थे। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ इतना क्रूर होगा। ऐसा लग रहा था कि उसने प्राचीन जाति के बहुत से अनुयायियों को मार डाला था, लेकिन ओयांग कियू ने सावधानी बरती। उसे लगा कि भले ही उसे मरना पड़े, लेकिन वह उन्हें ऐसी अद्वितीय प्रतिभा नहीं दे सकती। सिद्धार्थ जुआनटियन दाओ संप्रदाय की पूर्वी बंजर भूमि शाखा का गौरव था। तुम इस तरह मौत को आमंत्रित कर रहे हो, पंख जाति के आधे कदम के राजा ने गुस्से में कहा।
इतनी बकवास मत करो। हमारे बीच के झगड़े का साधारण शिष्यों से कोई लेना देना नहीं है। वे निर्दोष हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दो, सिद्धार्थ ने कहा। जानवर, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी त्वचा नोच लूंगा, तुम्हारी मांसपेशियां नोच लूंगा, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यह बात की बात है। पहले निर्दोष लोगों को रिहा करो, सिद्धार्थ ने कहा। फेदर रेस के आधे कदम के राजा का गुस्सा बढ़ गया। हालांकि उसने अभी भी थोड़ी समझदारी बनाए रखी और उसने अपना हाथ हिलाया। एक फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञ ने व्यंग्य किया, हम आपको कचरे का यह समूह देंगे। मानव जाति वास्तव में कचरे पर भोजन बर्बाद करना पसंद करती है। उसके हाथ में एक थैला दिखाई दिया। यह पता नहीं था कि यह किस तरह की खाल से बना था, लेकिन इसमें से शक्तिशाली कंपन निकल रहे थे। उसने इसे खोला और लोगों का एक समूह बाहर गिर पड़ा। वह थैला एक अत्यंत दुर्लभ स्थानिक वस्तु थी। जुआनतियान दाओ संप्रदाय की रक्षा करने वाले सभी शिष्य बाहर गिर पड़े। हरामी! उन शिष्यों को देखकर जुआनतियान दाओ संप्रदाय के विशेषज्ञों की आंखें लगभग फट गईं और उन्होंने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि वे चरमरा उठे। उन शिष्यों के शरीर पर जगह जगह सुइयां चुभोई गई थीं। वे खून से लथपथ थे और उनके गले में बेड़ियां बंधी हुई थीं जैसे कि वे मवेशी हों। उनकी सभी बेड़ियां जंजीरों से बंधी हुई थीं। अरे मानव जाति, हमें तुम्हारे साथ जानवरों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तुम सब एक समूह हो। एक रक्तरंग की रोशनी उड़ी। उस व्यक्ति का उपहास अचानक समाप्त हो गया क्योंकि वह विस्फोट हो गया। भाड़ में जाओ तुम जानवरों! उस प्राचीन जाति विशेषज्ञ को मारने के बाद सिद्धार्थ की हत्या की मंशा कम नहीं हुई। उसने भीड़ के बीच शुई वुहेन की आकृति देखी। छोटे जानवर, तुम्हारी हिम्मत है? उसे मार डालो। प्राचीन जाति के विशेषज्ञ पहले से ही पागल होने की कगार पर थे और सिद्धार्थ के हमले ने उन्हें चरम पर पहुंचा दिया। वे सभी शक्तिशाली आभा के साथ भड़क उठे और सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। ढोल की आवाज गूंजी और उन हमलावरों को एक भयानक शक्ति ने पीछे धकेल दिया। ओयांग क्यू आकाश में खड़ी थी, उसके ऊपर स्वर्ग पकड़ने वाला ढोल था। उसने प्राचीन जाति विशेषज्ञों को ठंडी निगाहों से देखा। जुआनतियान दाओ संप्रदाय की बाकी सेनाएं जल्दी से ऊपर गईं और बेड़ियां खोल दीं तथा उन शिष्यों को बचाया जिन्हें यातनाएं देकर अत्यंत कमजोर कर दिया गया था। सिद्धार्थ ने शुई वुहेन की मदद की, उसकी आंखों में दर्द था। शुई वुहेन ने आह भरी, बड़ी बहन और भी बेकार होती जा रही है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। ये जानवर बहुत ताकतवर हैं। अभी तुम आराम करो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि मैं तुम्हारा बदला कैसे लेता हूं। सिद्धार्थ ने मेंकी और तांग वानेर को शुई वुहेन का समर्थन करने के लिए कहा। अभी अभी तो उसका गुस्सा फूटा था, लेकिन अब उतनी ही जल्दी वह शांत हो गया। उसने इन दबंग प्राचीन जाति विशेषज्ञों की ओर देखा। ओयांग क्यू, क्या आप हमें मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं? उस फेदर जाति के आधे कदम के राजा ने एक प्राचीन धनुष निकाला जिससे भयानक उतार चढ़ाव निकलते थे। हमला किए बिना भी यह स्पष्ट था कि यह एक राजा की वस्तु थी। हवा में गड़गड़ाहट भर गई क्योंकि दूसरे आधे चरण के राजाओं ने भी राजा की वस्तुएं निकाल लीं। अब 17 राजा वस्तुएं प्रकट हो चुकी थीं। अपनी शक्तियां छोड़ने से पहले ही उन्होंने अपने चारों ओर अंतरिक्ष को घुमा दिया। एक बार जब वे सक्रिय हो गए तो जुआनटियन दाओ संप्रदाय को उड़ा दिया जाएगा। मैं छत की टाइल के रूप में पूरा बने रहने की अपेक्षा जेड के रूप में बिखर जाना पसंद करूंगा। ओयांग क्यू ने आधे कदम वाले राजाओं को घूरते हुए एक भी कदम मानने से इनकार कर दिया। 16 राजा वस्तुओं का सामना करते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। जेड की तरह टूट जाओ, जेड की तरह टूट जाओ, जेड की तरह टूट जाओ। ओयांग क्यू के प्रदर्शन से जुआनटियन दाओ संप्रदाय के शिष्य प्रभावित हुए। राजा की वस्तुओं की शक्ति से उनका डर गायब होते ही वे सभी दहाड़ने लगे। उनका खून खौल उठा। वास्तव में वे थोड़े पागल भी लग रहे थे। प्राचीन जातियां बिल्कुल असहनीय थीं। उन्होंने अपने संप्रदाय के अनुयायियों को अपमानित किया था। शक्तिशाली शत्रुओं के दबाव में जुआनतियान दाओ संप्रदाय ने अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई। इस दबाव ने उनके दृढ़ संकल्प को सामने ला दिया। संप्रदाय गुरु, राजा आइटम सक्रिय करें। हम इन कमीनों से मौत तक लड़ेंगे, जुआनटियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने दहाड़ते हुए कहा। अगर शक्ति का अंतर न होता तो वे पहले ही आगे बढ़ चुके होते। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि ओयांग क्यू अपने राजा आइटम को सक्रिय करे और अपना सबसे शक्तिशाली हमला करे। यद्यपि वे जानते थे कि इस हमले के बाद आधे सौतेले राजाओं के अलावा व्यावहारिक रूप से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा, फिर भी वे अपने दुश्मनों के लिए अपनी जान का आदान प्रदान करने को तैयार थे। चूंकि तुम इतनी मूर्ख हो तो तुम मर सकती हो।
मुझे विश्वास नहीं होता कि जुआनतियान दाओ संप्रदाय सचमुच इस दुनिया की लाखों प्राचीन जातियों से दुश्मनी करने की हिम्मत करेगा। मर जाओ चींटिया। पंख जाति के आधे कदम के राजा का चेहरा बर्बरता से मुड़ गया। उसने वास्तव में अपना धनुष सक्रिय कर दिया। हवा और बादलों ने रंग बदल दिया। अंतरिक्ष कांप उठा मानो वह टूटने वाला था। बेवकूफों, मरने वाले सिर्फ तुम ही हो। एक और प्राचीन जाति के आधे कदम के राजा ने उपहास किया और एक प्राचीन आरेख निकाला। इसने रून जारी किए जो सभी फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों की रक्षा करते थे। यह स्पष्ट रूप से एक सुरक्षात्मक राजा वस्तु थी जो उनके लोगों को घायल होने से बचा सकती थी। मर जाओ तुम घटिया चींटिया। अन्य आधे कदम के राजाओं ने भी अपने राजा आइटम सक्रिय कर दिए। ओयांग क्यू की ओर 10 से अधिक हमले किए गए। वरिष्ठ पूर्वी बंजर भूमि बेल, मेरे लिए उनका सफाया कर दो, सिद्धार्थ ने कहा। अंतरिक्ष में मानो एक टूटी हुई घंटी हवा में दिखाई दी। यह ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल का असली शरीर था। इसके चारों ओर अनगिनत रून घूमते थे और घंटी की सतह पर छवियां दिखाई देती थीं। पहाड़, मैदान, पक्षी, मछलियां और जानवर देखना संभव था। वे दृश्य जीवन शक्ति से भरपूर थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूर्वी बंजर भूमि की घंटी अपनी ही दुनिया थी। जैसे ही वह प्रकट हुई, स्वर्ग और पृथ्वी ने रंग बदल दिया। दुनिया शांत हो गई। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि कोई भी हिलने में सक्षम नहीं था। यहां तक कि किंग आइटम के हवा में किए जाने वाले हमले भी रुक गए। सिद्धार्थ, क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? इस कर्म को सहना इतना आसान नहीं है। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने यथासंभव गंभीरता से चेतावनी दी। मेरे पास है। इसके कारण जो भी कर्म उत्पन्न होगा, मैं उसे भोगूंगा। जिस क्षण लिटिल स्नो की मृत्यु हुई, मैंने कसम खाई थी कि मैं खुद को रोकूंगा नहीं। मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, और अगर मैं अपनी जान दे सकता हूं तो चिंता करने की क्या बात है? सिद्धार्थ ने अपने सामने प्राचीन जाति की मूर्तियों को घूर कर देखा। उनकी भयावह क्रूर मुस्कुराहटें देखकर वे अब विशेष रूप से बदसूरत लगने लगे। ठीक है। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी घूमना बंद हो गई। दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। स्पेस-टाइम सामान्य हो गया। अब सभी ने आसमान में ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को असीम दबाव छोड़ते हुए देखा। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। यह घंटी अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी और एक तेज रोशनी छोड़ रही थी। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पूर्वी बंजर भूमि की घंटी से निकली दिव्य रोशनी ने प्राचीन जातियों के पास मौजूद सभी राजा वस्तुओं को नष्ट कर दिया। वे राजा वस्तुएं अपने स्वामियों के साथ ही बिखर गईं। इस दिव्य प्रकाश से 16 अर्धचरणीय राजा और 16 राजा वस्तुएं नष्ट हो गईं। इसने जो कुछ भी पाया उसे नष्ट कर दिया। इसकी शक्ति अतुलनीय थी। लेकिन सिद्धार्थ यह देखकर निराश हुआ कि पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने आधे कदम के राजाओं को मारने के बाद अपनी दिव्य रोशनी वापस ले ली और क्षितिज पर प्रकाश की किरण में बदल गई, गायब हो गई। यह उसके मन समुद्र में वापस नहीं आई। हमारा समझौता पूरा हो गया है। इस बार इसे आधे उपकार के रूप में गिना जा सकता है। अमर पथ में आपके लिए एक हमले को रोकना और लिटिल स्नो की आत्मा को उसके क्रिस्टल कोर में सील करना, इसे एक पूर्ण उपकार के रूप में गिना जा सकता है। मुझे उन सभी को मारने में आपकी मदद न करने के लिए दोष न दें, यह सब आपके अपने भले के लिए था। आप भविष्य में समझेंगे। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और मुझे अपने खुद के मामले देखने हैं। अलविदा। ये सिद्धार्थ के लिए ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल के अंतिम शब्द थे। हर कोई अचंभित था, यहां तक कि ओयांग क्यू भी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि 16 आधे चरण वाले राजा अचानक गायब हो गए थे। यह बहुत चौंकाने वाला था। मेंग क्यूई सिद्धार्थ से मानसिक संदेश पाने वाली पहली व्यक्ति मेंग क्यूई थी। वह अपने सदमे से उबर गई और तेजी से हाथ की मुहरें बनाई। गुप्त आध्यात्मिक शक्ति पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। प्राचीन जाति के विशेषज्ञ सभी अचंभित थे। अपने सभी अर्धचरणीय राजाओं को मारे जाने पर वे अभी भी स्तब्ध थे। उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का आभास नहीं था। सावधान, कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अचानक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति वाले प्राचीन जाति विशेषज्ञों में से एक को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। आत्मा का शिखर, स्वप्न पतन, मेंग क्यू की आध्यात्मिक शक्ति प्रस्फुटित हुई। वे प्राचीन जाति के विशेषज्ञ भयभीत हो गए। उनकी पलकें अचानक इतनी भारी हो गईं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। उन पर नींद की छाव छा गई। वे भयभीत थे। अगर वे इस समय सो गए तो फिर कभी नहीं उठेंगे। वे सभी इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। सच में इस आत्मा कला में अत्यंत गहन सिद्धांत निहित थे। इसमें एक शक्तिशाली सम्मोहन प्रभाव था। एक बार जब कोई व्यक्ति सो जाता था तो वह मर जाता था।
सबसे भयानक बात यह थी कि इस चाल का उपयोग शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के बिना चुपचाप किया जा सकता था। यह सुरक्षात्मक आत्मा वस्तुओं से अपने उतार चढ़ाव को छिपाने में भी सक्षम था। यदि इसका उपयोग किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है तो भले ही उसके पास कोई आत्मा वस्तु हो, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि हजारों फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों के विरुद्ध इसका उपयोग करने के लिए इसने पहले ही अपना अधिकतम प्रभाव प्रदर्शित कर दिया था। उन्हें केवल कुछ समय के लिए नींद का झोंका महसूस होगा। एक बार जब वे इस एक सांस के माध्यम से संघर्ष करते हैं तो वे आत्मा कला से बच जाते हैं। इस समय सिद्धार्थ ने अपनी बाहें फैलाईं और उन्मत्त ऊर्जा की दो धारें बाहर निकलीं। डबल ड्रैगन विनाश। दो ड्रैगन एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हुए प्राचीन जातियों के बीच से गुजर रहे थे। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों के पास अभी जरा भी बचाव नहीं था। मेंक्यू की वजह से वे एक उलझन में फंस गए थे और सिद्धार्थ के हमले ने उन्हें सीधे मारा। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को दो ड्रैगन ने उड़ा दिया। जब वे कहर बरपा रहे थे तब आसमान में खून भर गया। हजारों फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों में से केवल 300 ही युद्ध के मैदान के किनारे होने के कारण जीवित बच पाए। ड्रैगन ब्लड लीजन, उन सभी को मार डालो, एक भी जीवित मत छोड़ो। सिद्धार्थ सबसे पहले आगे बढ़ा। ब्लडरिंकर ने एक शक्तिशाली कृपांशवी जारी की जिसने एक ही झटके में 7 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को मार डाला। वे सातों वाकई बदकिस्मत थे। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन के कहर से बचकर निकलने के बाद मारे जाने से पहले उन्हें अपनी किस्मत का जश्न मनाने का भी समय नहीं मिला था। प्राचीन जाति के विशेषज्ञ ठीक हो गए, लेकिन क्योंकि वे अभी अभी मेंक्यू की भयानक आत्मा कला से बचकर आए थे, उनके सिर अभी भी सही स्थिति में नहीं थे। तांगवानेर की हवा की धारें उनके बीच से गुजरी। गुयांग, यूजीफेंग, ली क्यू, सोंग मिंगुआन और गुओरान ड्रैगन ब्लड लीजन के बाकी सदस्यों का नेतृत्व कर रहे थे। वे भूखे भेड़ियों की तरह थे जो उन्हें तेजी से मार रहे थे। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ भयभीत थे। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनके सौतेले राजा मारे जा चुके थे और अब उनमें से हजारों मारे जा चुके थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेंक्यू की आत्मा कला से बचने के बाद उन्होंने देखा कि उनमें से केवल कुछ ही बचे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे अभी भी सपना देख रहे थे या नहीं। यह उस समय था जब निर्दयी ब्लेड ने हमला किया। उनमें से कई लोग तो यह जाने बिना ही मर गए कि क्या हुआ था। दुनिया अचानक बदल गई थी। एक बार भूत बन जाने के बाद भी वे भ्रमित भूत ही रहेंगे। उन्हें भागने मत दो, लांग चेन ने चिल्लाते हुए देखा कि कुछ फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ डर के मारे भागने लगे। 4 विशाल आकृतियां प्रकट हुईं। ड्रैगन की सांस की 3 तरंगों और दिव्य प्रकाश की एक किरण ने फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों को उड़ा दिया जो अभी कुछ मील दूर भाग गए थे। शायद एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ एक पृथ्वी ड्रैगन की आग की सांस को रोक सकता है, लेकिन वे 3 पृथ्वी ड्रैगन और एक रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स के संयुक्त हमले को रोक नहीं सकते। वे तुरंत उड़ गए। जो भाग रहे थे उन्हें जादुई जानवरों ने मार डाला। जो अभी भी लड़ रहे थे उन्हें काट काट कर मार डाला गया। उनमें से कई ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के ब्लेड से मारे गए। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने अभी अभी हुई उस बड़ी लड़ाई के बाद अपने क्षेत्र को पूरी तरह से स्थिर कर लिया था। वे अपनी नई विस्फोटक शक्ति के आदी हो चुके थे। साधारण ड्रैगन ब्लड योद्धा रैंक 3 सेलेस्टियल थे, जबकि दस्ते के नेता सभी रैंक 4 सेलेस्टियल थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उन सभी ने 10,000 स्पिरिट ब्लड का सेवन किया था और उनके पास स्पिरिट ब्लड था जो उनसे पूरी तरह मेल खाता था। हालांकि यह मेंक्यूई और अन्य लोगों की तरह घना नहीं था। एक बार जब यह सक्रिय हो गया तो उनके स्पिरिट ब्लड की शक्ति अभी भी अतुलनीय रूप से भयानक थी। इतने सारे लोगों ने एक ही समय में अपने स्पिरिट ब्लड को सक्रिय कर दिया, यहां तक कि फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ भी उन्हें रोक नहीं सके। लानत है, मुझे एक भी नहीं मिला। तुम कमबख्त भेड़ियों। कुछ ड्रैगन ब्लड योद्धा बहुत धीमी गति से आगे बढ़े थे और उनके भाइयों ने उनके रास्ते रोक दिए थे। हाँ, हमारी उपलब्धियां आपकी भी उपलब्धियां हैं। ओह, यह बंदा अभी भी जीवित है। मैं उसके लिए आपसे नहीं लड़ूंगा। तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। उस व्यक्ति ने एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ को मार डाला जो आधा मरा हुआ था और शेखी बघारते हुए बोला, हाँ, मुझे नीची नजर से देखने की हिम्मत किसकी है। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसने एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ को मार डाला है। छी, इतनी बेशर्मी मत करो। बॉस ने इतने सारे हाफस्टेप किंग्स को मार डाला, लेकिन क्या उसने बिल्कुल भी डींग मारी? दूसरे ने घृणा से कहा। ओयांग कियू और जुआनतियान दाओ संप्रदाय के अन्य सदस्य बस इस दृश्य को देखते रहे, लंबे समय तक एक शब्द भी बोलने में असमर्थ रहे।
ड्रैगन ब्लड योद्धाओं को प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को मारते हुए प्रसन्नतापूर्वक बात करते और मजाक करते देखकर वे इस वास्तविकता को समझ नहीं पाए। एक बार जब सभी फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ मारे गए तो ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने युद्ध के मैदान की सफाई शुरू कर दी। गोरान इधर उधर घूम रहा था, राजा की वस्तुओं के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा था। उसकी आंखें लालच से नीली हो गई थीं। ये राजा की वस्तु के टुकड़े ही वो खजाने थे जिनकी उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिद्धार्थ, इस बार तुमने वाकई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ओयांग कियू आखिरकार सदमे से उबर गई। उसने आह भरी। हालांकि सब ठीक है। चाहे तुम कितनी भी बड़ी मुसीबत खड़ी करो, मैं तुम्हें उसे सहने में मदद करूंगी। सच्चाई यह है, सिद्धार्थ ने कहा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि आपने प्राचीन जाति के उन दुष्टों को क्यों मारा जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अगर मैं अभी भी जवान होता तो मैं भी उन सभी को मार देता। लेकिन यह भी अच्छा है, इतने सालों के बाद मैं ओयांग कियू आखिरकार मुसीबत खड़ी करने का स्वाद चख सकता हूँ। ओयांग कियू मुस्कुराई मानो वह अपनी जवानी के वसंत में लौट रही हो। युद्ध समाप्त हो चुका था और लूट का माल इकट्ठा हो चुका था। जुआनतियान दाओ संप्रदाय के शिष्य चुपचाप पूजा और जुनून के साथ सिद्धार्थ को देख रहे थे। सिद्धार्थ अद्भुत था। अब तुम क्या करने की योजना बना रही हो? ओयांग कियू ने पूछा। वह समझ नहीं पा रही थी कि सिद्धार्थ क्या सोच रहा था। भ्रष्ट मार्ग और प्राचीन जातियों का मामला निपट चुका है। अब धर्मी मार्ग की बारी आनी चाहिए। उस समय मैंने जानबूझकर जी चांदकों को छोड़ दिया था ताकि यह मामला और भी ज्यादा गर्मा जाए। सिर्फ उसे मार देना मेरी नफरत को दूर करने के लिए काफी नहीं है। मुझे पूरे रिमोट हेवन गैंग को नष्ट करने के लिए एक बहाने की जरूरत थी, सिद्धार्थ ने कहा। तो क्या अब हम रिमोट हेवन गैंग तक पहुंचने के लिए हत्याएं करेंगे? ओयांग कियू ने पूछा। नहीं, मुझे उन्हें अपने सभी लोगों को इकट्ठा करने और पूर्वी बंजर भूमि के धर्मी मार्ग की सारी शक्ति इकट्ठा करने के लिए कुछ समय देना होगा। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे मेरे नाम को बदनाम न कर दें और मेरी निंदा न करें, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। क्या यह थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं है? क्या आप जानते हैं कि रिमोट हेवन गैंग कितना बड़ा है? अपनी शक्ति के साथ वे व्यावहारिक रूप से सभी धर्म पथ के विशेषज्ञों, साथ ही साथ अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा कर सकते हैं, ओयांग कियू ने कहा। तो क्या? सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ओयांग कियू का सिर सुन्न हो गया। कुछ लोग रिमोट हेवन गैंग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सच्चाई नहीं जानते। वे निर्दोष हैं, क्या यह सही है? यदि वे सच्चाई नहीं जानते तो वे बिना किसी गलती के अंधाधुंध दूसरों को मार सकते हैं। एक बार जब वे दूसरों को मार देते हैं और सच्चाई जान लेते हैं तो वे बस कह सकते हैं, माफ करें, मुझे नहीं पता था, और मामला सुलझ गया। इस दुनिया में कोई निर्दोष लोग नहीं हैं। क्या उन अज्ञानी लोगों के पास दिमाग नहीं है? किसी भी मामले में मुझे परवाह नहीं है। चाहे रिमोट हेवन गैंग मुझे संभालने के लिए कितने भी इकट्ठा हो जाएं, वे सभी मेरे दुश्मन हैं और मैं उन सभी को मार डालूंगा। संप्रदाय के गुरु, यदि आपको कोई संदेह है तो आपको इस मामले में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। क्या बकवास है? क्या मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो बीच में ही हार मान लेता हूं? अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो बड़ी बहन तुम्हारे साथ आएगी, ओयांग कियू ने कहा। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराया। थोड़ा अपमानित ओयांग कियू को देखकर उसे गर्मजोशी का एहसास हुआ। इस दुनिया में अभी भी कई लोग हैं जो भरोसे के लायक हैं।